हे गाइस, हेलो एवरीबॉडी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सो यू पीपल आर डूइंग ग्रेट। यस मैम। ओके, प्रीवियस वाले वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया था बताओ। क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूरा कॉशीट का फॉर्मेट डिस्कस किया था विथ एडजस्टमेंट्स। ठीक है, बढ़िया एडजस्टमेंट्स थे, आपको टिक मार्क करके रखना है अगर कोई एडजस्टमेंट आपको टफ गई हो तो। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था नंबर 3 क्वेश्चन। उसमें नया क्या था? प्राइमरी पैकिंग वाला एडजस्टमेंट है, और दूसरा वो जो उन्होंने सेल्स कॉस्ट और प्रॉफिट परसेंटेज दिया था उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो हमने सॉल्विंग किया था वो पोर्शन इंपॉर्टेंट था। ऑल राइट, अभी सॉल्व करने वाले हैं हम लोग नंबर 2 क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर दो। एक तो इसमें फ्लेवर है, बोलते हैं प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट। ठीक है, दूसरा नीचे बोलते हैं शो द वेरिएंसेस विथ रेस्पेक्ट टू एस्टिमेट्स। ये कहां फ्लेवर पढ़ने मिलता है आपको? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। टुवर्ड्स द एंड डिस्कस किया है इस वाले टॉपिक को उन्होंने, तो ऐसे पेंडिंग नहीं रखेंगे, इस क्वेश्चन को अपन यहीं डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी सिंस देखो सॉल्विंग वाइज कैसे कॉस्ट शीट का पोर्शन है ये देखो यहां पर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री कॉस्ट, तो इसके हिसाब से ये हो गया कॉस्ट शीट का क्वेश्चन। और यहां पर बोलते हैं देखो एक्चुअल, एस्टिमेटेड, वेरिएंसेस, फेवरेबल, एडवर्स, तो ये जो चीज है दिस इज अ फ्लेवर ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। नई चीज, तो दो चीजों का मिक्सचर, कॉस्ट शीट एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। फॉर्मेट वाइज देखेंगे तो कॉस्ट शीट है, सॉल्विंग वाइज देखेंगे दैट इज वर्किंग नोट्स देखेंगे तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का है। कैसे क्या? ऊपर आ जाओ। ऊपर का जो इंफॉर्मेशन है कहां तक? ये यहां तक, ये सारा कॉस्ट शीट का इंफॉर्मेशन है। कैसे क्या? देखो यहां पे prepare cost sheet for engineering company which produces standard components in a batch of 100 pieces each। मतलब जैसे ही एक बार मशीन शुरू हो गई तो कितने प्रोडक्ट्स बनाएगी वो? स्टैंडर्ड ऑन एन एवरेज कितने यूनिट्स बनाएगी? 1000 पीसेस ईच बैच में बनाएगी। अब बैच पासेस थ्रू 3 प्रोसेसेस। अब देखो इन्होंने 2-3 ऐसे डिफरेंट फ्लेवर्स यूज किए, एक तो कॉस्ट शीट यूज किया है, अभी यहाँ पे बोल दिया 3 प्रोसेसेस, नीचे बोल दिया शो द वेरिएंसेस। ये ऐसे जो वर्डिंग्स है ये प्रोसेसेस वाले, ये प्रोसेस कॉस्टिंग में यूज होते हैं। ठीक है, बट इन्होंने देखो यहाँ पर भी इसका फ्लेवर दिया है। कौन कौन से प्रोसेसेस है? फॉन्ड्री, मशीनिंग, असेंबली। मतलब हम लोग रॉ मटेरियल कहाँ पुट करेंगे? फॉन्ड्री में। फॉन्ड्री पे प्रोसेसिंग होके वो चीज जाएगी मशीनिंग में। मशीनिंग होने के बाद में जो भी प्रोडक्ट्स अलग अलग बन गए होंगे अब वो जाएगा असेंबली डिपार्टमेंट में, जहां पर वो असेंबल होगा। फॉर एग्जांपल कार, रेडियो अलग बनता होगा, टायर्स अलग बनते होंगे, जो सीट्स वगैरह है वो अलग बनती होगी, बाकी का जो मेटल, बाकी सब जो हैंडल्स वगैरह है उसके तो अलग अलग बनते होंगे। फिर असेंबली डिपार्टमेंट में जाकर एक साथ असेंबल होके वो कार बनती है। क्या मैं बोल रही हूँ समझ में आ रहा है? हाँ, तो इसी तरीके का यहाँ पर इस क्वेश्चन में वो बोल रहे हैं कि 3 प्रोसेसेस है, फॉन्ड्री, मशीनिंग, असेंबली। ये देखो नीचे इन्होंने यहाँ पर ऑलरेडी सॉल्व करके ये डिटेल्स दे चुके हैं अपने को। नंबर 1 प्रोसेस, नंबर 2 प्रोसेस, नंबर 3 प्रोसेस। प्रोसेस अकाउंट नहीं बनाने हैं अपने को, सॉल्विंग वाइज क्या करना है? फॉर्मेट यूज करना है कॉस्ट शीट का, वर्किंग नोट्स बनाने हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के हिसाब से। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। ओके, मटीरियल्स यूज्ड फॉर बैच नंबर 001। कौन सा नंबर का बैच है? नंबर 1 बैच, जिसमें फॉन्ड्री में हम लोग रॉ मटेरियल पुट करने वाले। कितना रॉ मटेरियल पुट करने वाले? 1300 टन एट द रेट ऑफ 50 पर टन। थोड़ा एक्सप्लेन करती हूं मैं। आपने परचेज किया 1300 टन्स, जिसको पुट कर दिया स्टोर्स में। स्टोर्स मतलब क्या? गोडाउन बोलो, वट एवर इट इज। जैसे किचन में होता है ना, एकदम बहुत सारा गेहूं चावल लाके हम लोग स्टोर रूम में रख देते हैं, जैसे जैसे यूज होता है वैसे वैसे उसको किचन में लेके जाते हैं, है ना। देन स्टोर से ये मटेरियल कहाँ जाएगा? फैक्ट्री में। फैक्ट्री में इन्होंने 3 डिपार्टमेंट बोले हैं, फॉन्ड्री, मशीनिंग, असेंबली। तो ये कहाँ जाएगा? पहले फॉन्ड्री में जाएगा। हाँ या ना? प्लीज 2 वे कम्युनिकेशन रखो। जैसे जैसे मैं बोल रही हूं तो बोलो यस मैम, नो मैम, या अगर क्वेश्चन पूछ रही हूं तो आंसर दो उसका।
ठीक है, ऑल राइट। अब ये फॉन्ड्री में अपने को ये पूरा पुट करना है, तो लेके जाओ 1300 टन्स। ऐसे रखने के लिए थोड़ी लाया है, यूज करने के लिए लाया है। ये लोग क्या बोल रहे हैं पर क्वेश्चन में, ऑफ विच 50 टन्स वेर सेंड बैक टू स्टोर्स। मतलब इन्होंने क्या कर दिया, 1300 टन्स ले तो आए फैक्ट्री में, फॉन्ड्री में लेके तो आ गए, बट इसमें से ये 50 टन्स रिटर्न कर दे रहे। कहां पे रिटर्न कर दे रहे? वो परचेज, ये जहां से हमने परचेज किया उसको वापस कर रहे क्या? नहीं, ये स्टोर्स को रिटर्न कर दे रहे कि भाई ठीक है गोडाउन में रख दो वापस 50 टन, अभी काम नहीं है, रिड्यूस कर दो उतना। मतलब अल्टीमेटली हमने कितना टन्स यूज किया होगा? 1250 टन्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना रॉ मटेरियल। परचेज हम क्या करते हैं? रॉ मटेरियल, जिसको हम लोग फैक्ट्री में पुट करेंगे। अब जो आगे की प्रोसेस होगी, जैसे फॉन्ड्री पे प्रोसेसिंग हो गया तो वो जाएगा मशीनिंग में, मशीनिंग में प्रोसेस होके वो जाएगा फिर असेंबली में। तो ये दो जगह पे रॉ मटेरियल नहीं आता, यहीं का जो प्रोसेस होके आगे बढ़ेगा। इतना क्लियर है? तो ये हमने डिस्कस कर लिया अबाउट रॉ मटेरियल। अब क्या होता है? रॉ मटेरियल का मीनिंग ये होता है डायरेक्ट मटेरियल। सॉर्टेड है क्या? कितने का बोल रहे हैं? ये 1 टन का प्राइस है ₹50 पर टन। मतलब क्या मैं ऐसे बोल सकती हूँ 1250 टन्स इंटू ₹50? ये हिसाब लगेगा रॉ मटेरियल का, डायरेक्ट लेबर का। इधर डाल दो वर्किंग नोट नंबर 1। पहले तो डालो क्वेश्चन नंबर, कौन सा है ये? 2। पेज नंबर डालो, क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 212, वर्किंग नोट्स। ये तो अभी डिटेल में बना रही हूँ, एग्जाम में आपको खाली इतना लिख देना है, 1300 माइनस 50 सेंड बैक टू स्टोर्स इज इक्वल टू 1250 टन्स इंटू कितने रुपए का 1 टन है, मतलब 1 टन का कितना रुपया है? 50 रुपया। तो हिसाब लगा दो कितना हो गया? 62,500। फेयर इनफ। वर्किंग नोट्स प्लीज थोड़ा एंड में बनाओ, एक पेज पहले छोड़ दो, वहां पर अपन फाइनल आंसर लिखने वाले। वर्किंग नोट्स कभी भी नीचे बनाना, तो एक पेज छोड़ दो, अगले पेज से वर्किंग नोट शुरू करो। दिस इज वर्किंग नोट नंबर 1। डायरेक्ट मटेरियल, ये डायरेक्ट लेबर क्यों लिखा है मैंने? डायरेक्ट मटेरियल। ऑल राइट, नेक्स्ट क्या होता है बताओ? कॉस्ट का दूसरा प्रोडक्ट क्या है, मतलब दूसरा लाइन आइटम क्या होता है? डायरेक्ट मटेरियल हो गया। अब डायरेक्ट लेबर, वो ये यहां दिया है डायरेक्ट लेबर, फिर दिया है ओवरहेड्स। लगाओ हिसाब, डायरेक्टली दिया है फॉन्ड्री में 200 घंटे, 1 घंटे का 10 रुपया। लगा दो हिसाब, बिल्कुल सिंपल है। मैं सॉल्व नहीं करती, आप लोग कर दो इसको सॉल्व। 200 इंटू 10, 100 इंटू 5, 100 इंटू 15, डायरेक्ट लेबर। सॉल्व करने वाइज कैसे करोगे? मैं वर्किंग नोट के लिए थोड़ा स्पेस छोड़ देती हूँ। इधर ऊपर हेडिंग डालेंगे सॉल्यूशन में, कॉस्ट शीट फॉर बैच 001, बैच नंबर 001, स्टैंडर्ड बैच। उन्होंने क्या बोला है? एक बैच कितने का होता है? 1000 पीसेस। कॉस्ट शीट में पहला आइटम क्या होता है? डायरेक्ट मटेरियल। आप ऐसा पूरा हेडिंग डालो ऊपर, पर्टिकुलर्स, रुपीज, दैट इज यहां पे डालो एक्चुअल, एस्टिमेटेड, रुपीज, वेरिएंसेस, रुपीज, एंड यहाँ पे एडवर्स या फेवरेबल। ठीक है, ऐसा पूरा फॉर्मेट आपको बनाना है, पूरा स्केल पेंसिल यूज करके ड्रॉ भी करना है। चलो, डायरेक्ट मटेरियल का हमने क्या बोला है? वर्किंग नोट नंबर 1। अभी जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एक्चुअल नंबर्स है, एस्टिमेटेड का अभी हमको पता नहीं है, वो देखेंगे नीचे उन्होंने क्या बोला है। तो अभी जो पता है वो लिख दो। एक्चुअल का वर्किंग नोट नंबर 1 से क्या आया है? 62,500 लिख दो। देन डायरेक्ट मटेरियल के बाद होता है डायरेक्ट लेबर,
इसके लिए वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अंडरलाइन करके लिख दो। फॉन्ड्री, मशीनिंग, असेंबली। यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में लिखो, बट 200 आवर्स इंटू ₹10 कितना हो जाता है वो? 2000 रुपया। नेक्स्ट मशीनिंग का बताओ, 100 आवर्स इंटू ₹5 कितना हो गया? 500। यहाँ पर लिखो 100 आवर्स इंटू ₹15 पर आवर, टोटल 1500। एक्चुअल नंबर्स लिख रहे हैं हम लोग, पूरा इंफॉर्मेशन डायरेक्ट लेबर का गिवन है। नेक्स्ट मुझे बताओ, अभी कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए है क्या क्वेश्चन में? नहीं। तो अगर आप लिखना चाहो तो लिख दो ऐसे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस डैश। मुझे बताओ डायरेक्ट सब ऐड करके क्या मिल जाता है अपने को? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों मिला के बन जाता है प्राइम कॉस्ट। लगाओ हिसाब, सबका टोटल 62,500 प्लस 2000 प्लस 500 प्लस 1500, टोटल 66,500 प्राइम कॉस्ट। नेक्स्ट आ जाओ, बोला है ओवरहेड्स। ओवरहेड्स मतलब कौन से ओवरहेड्स है? ये फैक्ट्री ओवरहेड्स। बट ऑब्वियस सी बात है, ये फॉन्ड्री, मशीनिंग, असेंबली कहाँ हो रहा है? ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, देखो, फैक्ट्री। तो इसको क्या बोलेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड्स। सॉल्व। मैम इधर उन्होंने आवर्स नहीं दिए, तो आवर्स अज्यूम करना है यही घंटे है। 200, 100, 100 करो सॉल्व। 15, 20, 10 वेटिंग। मैं अपना करूंगी, आप अपना करो। फैक्ट्री ओवरहेड्स अप्लाइड, अंडरलाइन करो। फॉन्ड्री, मशीनिंग, असेंबली। मैं पूरा सॉल्व कर रही हूँ, आपको भी कॉपी में लिख के सॉल्व करना है। खबरदार किसी ने सिर्फ बुक में ऐसे हाईलाइट कर दिया, बुक में टिक मार्क कर दिया, तो नोटबुक में लिखना है। अगर कोई नहीं लिख रहा है तो भगवान जाने फिर एग्जाम के दिन क्या होगा। 200 घंटे, 100 घंटे, 100 घंटे इंटू प्राइस क्या क्या दिया है मल्टीप्लाई कर दो। 15 पर आवर, 20 पर आवर, 10 पर आवर। हिसाब लगा के लिखो आउटर में। 3000, 2000, 1000। मल्टीप्लाई करना तो नहीं सिखाना पड़ेगा ना, वो तो कैलकुलेटर अलाउड है आपको। वो चीज फटाफट होनी चाहिए, उसके लिए मैं वेट नहीं करूंगी। भले आप 2 मिनट के लिए पॉज कर सकते हो वीडियो को। बताओ फैक्ट्री कॉस्ट ऐड करने के बाद में हमको नीचे क्या मिलता है? फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने के बाद में वी गेट फैक्ट्री कॉस्ट। करो सब ऐड। 66,500 प्लस 3000 प्लस 2000 प्लस 1000, टोटल आ गया 72,500 फैक्ट्री कॉस्ट। अब क्या है देखो क्वेश्चन में, बस मैम इतना ही है। बाकी तो नीचे अभी ये सेंटेंस दिया है, इसका तो हमको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के हिसाब से सॉल्व करना है। बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये। मतलब अगर आंसर का आप वो देखोगे, जान देखोगे या इंपॉर्टेंस देखोगे, तो वो यही छुपा है। बाकी ऊपर का तो एकदम सिंपल था। रॉ मटेरियल को 1250 इंटू 50 कर दिया, डायरेक्ट लेबर को सारा गिवन है, आवर्स गिवन है, रेट गिवन है, मल्टीप्लाई कर दिया, ओवरहेड्स का भी रेट गिवन है, आवर्स गिवन है, मल्टीप्लाई कर दिया। अब उतना तो बन गया आपका, क्योंकि कॉस्ट शीट बनाना, फॉर्मेट बनाना बिल्कुल सिंपल है, बाएं हाथ का खेल। अब जो इंपॉर्टेंट है वो नीचे, अ कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट विथ एस्टिमेटेड कॉस्ट discloses that materials and overheads have exceeded the estimates by 20%। मैम कुछ भी समझ में नहीं आया। अच्छा चलो 2 मिनट में आपको इसका इंपॉर्टेंस बोलो या इसका इंट्रोडक्शन पार्ट बोलो, वो समझा देती हूँ। करेंगे हम लोग
स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या डिस्कस होती है? से एस्टिमेटेड, मैं एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट, आप लोग भी बनने वाले हो, जब फैक्ट्री में जाएंगे काम करने के लिए तो प्रीवियस एक्सपीरियंस के हिसाब से आप बोलोगे एस्टिमेटेड है ऐसा कि इतना मटेरियल यूज होना चाहिए, होगा कितना एक्चुअल में यूज वो तो किसी को नहीं पता। अब जैसे एग्जाम में भी आप लिखने जाओगे, सीएमए का एग्जाम लिखने जाओगे, आपने लिख दिया पेपर, आप क्या बोलोगे? एस्टिमेटेड, यार देखो ऐसा मेरा अंदाजा है कि मुझे इतने मार्क्स मिल सकते हैं क्योंकि मैंने इतना इतना ऐसा पेपर लिखा है। 100 मार्क का पेपर है, उसमें से मैंने 90 का अटेम्प्ट किया, मुझे ऐसा लगता है जिस क्वालिटी का मैंने लिखा है पेपर कि भाई 70 मार्क्स तो आराम से आ जाएंगे। क्या है? एस्टिमेटेड, एस्टिमेट किया 70 मार्क्स। एक्चुअल, एक्चुअल में हुआ क्या? जब रिपोर्ट कार्ड आया आपको मिल गए 62 मार्क्स। एक सेकेंड, हाँ, आपको मिल गए 62 मार्क्स। मुझे बताओ, आपने एस्टिमेट कर लिए 70, मिल गए 62, आपका फायदा है कि नुकसान है? मैम नुकसान है ना, देखो 70 सोचा और 62 ही मिले, कितने का नुकसान है बताओ? 8 रुपीज का नुकसान। नुकसान मतलब लिखेंगे एडवर्स, ऐसा लिखना है, फेवरेबल एडवर्स, ये नहीं लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब ये माइनस करना है तो बच्चा भी करता है ना, फर्स्ट क्लास का बच्चा भी करता है, 70 माइनस 62, 8। बट जब आप आके लिखोगे एडवर्स की फेवरेबल तो आपको मार्क्स मिलेंगे। ऑलराइट, पर उल्टा अभी मैं बोलती हूँ आपको, सोचा 70 आएंगे 70 मार्क्स, बट जैसे ही रिपोर्ट कार्ड आया तो आपको मिल गए कितने मार्क्स? 77 मार्क्स मिल गए। ज्यादा मिल गए ना तो आप खुश हो जाओगे। खुश होना मतलब क्या? आपके फेवरेबल वाली बात है। कितना फेवरेबल? 7 फेवरेबल। फेवरेबल को नॉर्मल लिखना है, एडवर्स को ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है क्या? या ऐसा ब्रैकेट में नहीं भी लिखा तो चलेगा, क्योंकि मैं फिर आप बोलोगे मैम ऐसा क्यों, चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या दोनों को ही ऐसा डाल दो। एडवर्स का मतलब अपना नुकसान, फेवरेबल का मतलब है अपना प्रॉफिट। समझ में आती है बात? अब मटेरियल के हिसाब से देखते हैं। मटेरियल, मैंने सोचा 100 मटेरियल लगना चाहिए फिनिश प्रोडक्ट बनने में, रॉ मटेरियल, पर एक्चुअल में लग गया 110 मटेरियल एक ही प्रोडक्ट बनाने के लिए। मुझे बताओ ये एडवर्स सिचुएशन है कि फेवरेबल सिचुएशन है? मैम एडवर्स। कितना एडवर्स? 10 एडवर्स। क्यों? क्योंकि 10 यूनिट ज्यादा लग गए। एक फिनिश प्रोडक्ट बनाने में जहां 100 यूनिट्स लगने चाहिए थे, 100 रॉ मटेरियल लगना चाहिए था, वहां पे 110 लग रहा है। क्यों भाई, क्यों लग रहा है ज्यादा? पॉसिबिलिटी है कि एक तो वेस्ट हो रहा है मटेरियल, दूसरा मटेरियल डैमेज हो रहा है। डैमेज होना मतलब कहीं से टूट फूट रहा है। तीसरा, मटेरियल जब हैंडल कर रहे हैं लेबर लोग, एक से दूसरे की जगह जब पास कर रहे हैं तो मटेरियल को डैमेज कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, तो मटेरियल टूट रहा है। इससे मटेरियल आपका ज्यादा यूसेज में आ रहा है, तो आपका खर्चा ज्यादा लग रहा है, सेल तो उसी प्राइस में कर रहे हो। और अगर इसके जगह ऐसा होता है कि मैंने सोचा 100 रॉ मटेरियल लगना चाहिए एस्टिमेटेड, और एक्चुअल में कितना यूज हो गया? 90। कितनी बढ़िया बात है कि जहां पे 100 आइटम मैंने सोचा था कि 100 रॉ मटेरियल लगेगा, वहां पे 90 रॉ मटेरियल लग रहा है एक प्रोडक्ट बनाने में। बढ़िया बात है, मेरी ये फेवरेबल वाली बात है, 10 फेवरेबल। इज दिस ओके? ये है इंट्रोडक्शन पार्ट। मैं अभी इतना ही बोलूंगी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बारे में, ठीक है? इन डिटेल पूरा पूरा डिस्कशन जब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ेंगे उधर करेंगे। अभी यहां पे बोल रहे कंपैरिजन करो, किसका किसका कंपैरिजन करेंगे? एस्टिमेटेड और एक्चुअल का कंपैरिजन करेंगे कि मैंने कितना सोचा और एक्चुअल में कितना यूज हुआ। डिस्क्लोजेस दैट मटेरियल एंड ओवरहेड्स, दो चीजें क्या बोल रहे हैं यहां पर? मटेरियल ओवरहेड्स हैव एक्सीडेड एस्टिमेट्स बाय 20%। यहां पे थोड़ा ध्यान दो, एक्सीडेड एस्टिमेट्स, एस्टिमेट्स मैं लिखती हूं यहां पे, मटेरियल और ओवरहेड्स क्या बोल रहे हैं? मैं इधर लिखती हूं एस्टिमेटेड, 100 अज्यूम करती हूं, ये बोल रहे हैं कि एस्टिमेटेड एक्सीड कर गए 20% से, एक्सीड 20%, मतलब एक्चुअल में कितना यूज हुआ होगा? मटेरियल 120,
एक बार सेंटेंस वापस पढ़ो, खुद से पढ़ो प्लीज, समझ में आएगा। कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट with estimated cost discloses that materials and overheads have exceeded estimates, पढ़ो, देखो यहाँ पे have exceeded estimates by 20%, मतलब एक्चुअल में कितना यूज हुआ होगा, 120। सेम चीज ओवरहेड्स में लिख दो, सेम टू सेम चीज यहां लिखो, मैं कॉपी करके पेस्ट करूंगी। आपको वापस से लिखना है, लिख दो ये, क्योंकि वो मटेरियल्स और ओवरहेड्स के लिए सेम चीज बोल रहे हैं। एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा लग रहा है 20% से। मैं अज्यूम करूंगी ऐसा कि भाई अगर एस्टिमेटेड 100 है और वो 20% से एक्सीड बता रहा है तो एक्चुअल में 120 यूज हुआ होगा। अब लेबर के बारे में क्या बोल रहे हैं, whereas estimated labor cost is 10% more than actual, 10% more than actual, 10% more than actual, 10% more than actual, लिखो। एक्चुअल 100 अज्यूम करूंगी, ये बोल रहे हैं ये 10% एक्चुअल से एक्सीड कर रहा है, दैट मीन्स एस्टिमेटेड कितना होगा, 110। देखो यहाँ पे 10% मोर देन एक्चुअल, अगर एक्चुअल 100 है तो 10% अगर मैं उसमें ऐड कर दूंगी दैट इज 10, तो मैं हिसाब लगा लूंगी भाई एस्टिमेट 110 किया होगा फिर। अब मुझे बताओ एडवर्स फेवरेबल क्या लिखूं मैं, कंपैरिजन अगर करेंगे एस्टिमेटेड सोचा 100 लगेगा मटेरियल, एक्चुअल में 120 लग गया, ज्यादा लग गया। अच्छी बात है कि खराब बात है, अच्छी बात है कि खराब बात है, खराब बात, एडवर्स आएगा। फिर ओवरहेड्स दैट इज एक्सपेंस, जहां 100 रुपए लगने चाहिए थे वहां 120 रुपए लग रहे हैं, एडवर्स की फेवरेबल, अच्छी बात की खराब बात, एडवर्स। यहां पर लेबर खर्चा, लेबर का खर्चा एस्टिमेट करके रखा कि 110 लगेगा, एक्चुअल में कितना लगा, 100। अच्छी बात है कि बुरी बात है बताओ, एम एस्टिमेट तो ज्यादा करके रखा था बट खर्चा कम हो गया, 100 ही हुआ है, तो इसका आएगा फेवरेबल। तो आपको ये वेरिएंसेस समझ गए क्या, कैसे आएंगे एडवर्स की फेवरेबल। फिर मैं सॉल्विंग पार्ट पे जाती हूँ, इंपॉर्टेंट। ये एडवर्स फेवरेबल अभी के लिए इरेज कर दूं क्या, अभी के लिए इरेज करती हूँ, बाद में वापस से लिख दूंगी। अच्छा, अब सॉल्विंग पार्ट पे जाते हैं। अपने पास एस्टिमेटेड नंबर्स नहीं है, जैसे कि यहां मैंने क्या लिखा है ऊपर, एक्चुअल नंबर्स। अपने पास अवेलेबल क्या है, अभी एक्चुअल नंबर्स अवेलेबल है, एस्टिमेटेड नंबर्स अवेलेबल है क्या, नहीं। ये अपने को पूरा सॉल्व करना है। कहां से आएगा वो, इधर से। मैम कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई से आएगा, बताओ कैसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। डायरेक्ट मटेरियल कितना, मैंने अमाउंट कितना लिखा है, 62,500। क्या मैं ऐसे लिखूं तो चलेगा क्या, यहाँ पे अभी एक्चुअल के सामने 62,500 ऐसा लिखूं तो चलेगा ना। अभी करो तो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट पता है ना सबको। देखो जहां पे दोनों साइड नंबर्स है, ये इधर 100 इधर 62,500, तो इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई और ये निकालना है अपने को, तो इसको क्या करेंगे, डिवाइड। ये 120 को, 20 को नहीं, ये इसको करेंगे डिवाइड, क्योंकि अपने को एस्टिमेटेड निकालना है, ये अपने को निकालना है। तो क्या ऐसे लिखूं तो चलेगा क्या अभी,
62,500 डिवाइडेड बाय कितना बोला है 120 इंटू इंटू में क्या लिखा है मैंने 100, ऐसे लिखो तो चलेगा। प्लीज सॉल्व करो इसको एक बार कैलकुलेटर पे। 62,500 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100 कितना आया है आंसर कैलकुलेटर पे 52,083.33333। राउंड ऑफ करके लिख दो आंसर 52,083। ठीक है, अभी अगर आप आंसर में देखोगे यहां पर आपके, तो आपका आंसर यहां पे खत्म हो चुका है। आंसर नंबर 2 खत्म हो गया। वर्किंग नोट कहीं दिया नहीं है, डायरेक्टली यहां पे नंबर लिख दिया एस्टिमेटेड में 52,083। आया कहां से? अब इसके लिए जरूरत होती है क्लास की। तो अगर आपको सच में ऐसा लगता है कि कुछ वैल्यू एडिशन मिल रहा है तो प्लीज यू ऑल्सो परचेज द लेक्चर्स एंड ऑल्सो रेकमेंड टू योर फ्रेंड्स हु आर डूइंग सीएमए। ठीक है, दोनों तीनों जगह पर ये अपने कोर्सेज अवेलेबल है, जैसे कि वेबसाइट पर, एप्लीकेशन पर, देन गूगल ड्राइव वगैरह में भी आपको ये सारे लेक्चर्स अवेलेबल हो जाएंगे। यू नीड टू कॉन्टैक्ट ऑफिस। क्या नंबर है ऑफिस का? 8888111134। ठीक है, इस वाले नंबर पे कांटेक्ट करके आप डिटेल्स पता कर सकते हो कोर्स की। ऑल राइट, आई होप सो ये आपको हेल्पफुल लग रहा है कि ये 52,083 कहां से आया। नेक्स्ट वर्किंग नोट अपन ने क्या सॉल्व किया है यहां पर? डायरेक्ट लेबर। अब ये 3 लाइन आइटम्स है, फॉन्ड्री, मशीनिंग, असेंबली। 2000, 500, 1500। कैसा सॉल्व करेंगे? अपने को सारे एक्चुअल नंबर्स दिए हैं तो मैं एक्चुअल के सामने लिखती हूँ। पहला फॉन्ड्री का कितना दिया है 2000, लिखो एक्चुअल के सामने। लेबर का बोल रही हूं मैं, थोड़ा ध्यान दे दो। हाँ, ऊपर ये ओवरहेड्स है। अभी अपन कॉस्ट शीट के हिसाब से जा रहे हैं, डायरेक्ट लेबर सॉल्व कर रहे हैं। फॉन्ड्री 2000, मशीनिंग 500, असेंबली 1500। तो आ जाओ यहाँ पे, लिखो एक्चुअल के सामने पहला फॉन्ड्री का 2000। अब क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। अपने को निकालना है एस्टिमेटेड नंबर्स, जहां पे दोनों साइड्स नंबर हो, ये और ये, इसको करेंगे मल्टीप्लाई। इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई। और जहां पे ये एक साइड ही नंबर है, दूसरे जगह क्वेश्चन मार्क है, इसको करेंगे डिवाइड। ये बेसिक है एकदम, हाँ बच्चों जैसे सिखा रही हूँ, पर प्लीज थोड़ा सा हैबिचुअल हो जाओ इससे, क्योंकि ये बहुत सिंपल मेथड है। ऑल राइट, सॉल्व करने वाइज कैसे करेंगे? फॉन्ड्री 2000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 110। सॉल्व करके निकालो आंसर। कितना आ गया? 2200। फॉन्ड्री ये आगे एस्टिमेटेड नंबर्स आ रहे हैं। वर्किंग नोट बाद में उधर अपन सब लिखने वाले हैं फॉर्मेट में, बट पहले वर्किंग नोट सॉर्ट कर लेते हैं। फॉन्ड्री। नेक्स्ट मशीनिंग कितना बोला है? 2000 के बदले लिखेंगे अब कितना? 500। तो क्या फॉर्मूला क्या बन गया? 500 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 110। सॉल्व। आंसर 550। लास्ट वाला असेंबली कितना है? 1500 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 110। 500 के बदले यहां लिखेंगे कितना? 1500। करो सॉल्व। 1650। ये सारे एस्टिमेटेड नंबर्स। ऑलराइट, अब बात आती है ओवरहेड्स की। ओवरहेड्स में एक्चुअल नंबर्स कितने कितने हैं बताओ? फॉन्ड्री, मशीनिंग, असेंबली 3000, 2000, 1000। लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई। थोड़ा इसको नीचे करती हूँ लेबर को, या साइड में करती हूँ, सो दैट स्पेस बन जाए हमको ओवरहेड सॉल्व करने के लिए। एक्चुअल,
फॉन्ड्री का कितना है अमाउंट? 3000, लिखो फिर 3000 एक्चुअल के सामने, जहां दोनों साइड नंबर्स है वहां लिखो इनटू इनटू, जहां सिंगल साइड पे लिखो डिवाइड। सॉल्व फॉन्ड्री 3000 divided by 120 in 200. Solve 2500 एस्टिमेटेड नंबर्स आ रहे हैं ये। मशीनिंग कितना अमाउंट दिया है? 2000, यहाँ पे लिख दो 2000। सॉल्व सिंपल है अभी तो बिल्कुल। 2000 डिवाइडेड बाय 120 इन 200, आंसर 1667। एक्चुअली वो आता है 1666.6666, ऐसा कुछ आएगा कैलकुलेटर पे, तो राउंड ऑफ करके उसको करो 1666.67 या फिर 1667, ऐसा पूरा ही राउंड ऑफ कर दो, ज्यादा बेटर। असेंबली क्या लिखेंगे? 1000। सॉल्व 1000 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100, कितना आएगा? 833.33333 ऐसा आया है, राउंड ऑफ कर दो 833। सारे नंबर्स अवेलेबल हो गए क्या? मटेरियल अवेलेबल हो गया, यहां पर लेबर अवेलेबल हो गया, एंड यहां पर सारा ओवरहेड्स अवेलेबल हो गया। आर वी डन विथ एस्टिमेटेड नंबर्स? प्लीज लिख दो यहां पर वेटिंग। आपकी किताब में सारे वर्किंग नोट्स देखकर नंबर लिखो यहां पे। मैं थोड़ा पेन चेंज करती हूँ सो दैट हमको वेरिएंसेस के लिए आसानी होगी। प्लीज हेल्प मी विद द नंबर्स 52,083। नेक्स्ट डायरेक्ट लेबर के नंबर्स बताओ। 2200, 550, 1650। नेक्स्ट ओवरहेड्स के नंबर्स बताओ। 2500, 1667, लास्ट में 833। टोटल बता सकते हो क्या प्लीज? यहाँ की और यहाँ की टोटल बता दो नीचे की। यहाँ आएगा टोटल 56,483, यहाँ पे टोटल आएगा 61,483। कैलकुलेटर पे प्लीज एडिशन करके लिखो। अब मुझे वेरिएंसेस लिखने हैं, एक्चुअल एस्टिमेटेड दोनों पता है। बताओ मटेरियल का एस्टिमेटेड हमने सोच के रखा था कितना लगना चाहिए? 52,083, इतना पैसा खर्च होना चाहिए। एक्चुअल में कितना पैसा खर्च हो गया? 62,500। तो अच्छी बात है कि खराब बात है? एडवर्स। पहले ही हम लोगों ने लिख के रखा था कि जो मटेरियल का और ओवरहेड्स का आंसर आएगा वो एडवर्स में आएगा और लेबर का आंसर फेवरेबल में आएगा। पहले ही डिसाइड कर चुके हैं, वापिस से बोल रही हूँ अमाउंट वाइज क्या आएगा आंसर बताओ। डिफरेंस लिखो पहले तो। 62,500 माइनस 52,083 कितना आता है आंसर? 10,417, 10,417। एडवर्स की फेवरेबल आपको लिखना है यहाँ पर एडवर्स। और जब एडवर्स लिखते हैं ना तो इसको डाल दो ब्रैकेट में। एडवर्स मतलब हमारे नेगेशन की बात, हमारे फेवर की बात नहीं है ये। नेक्स्ट डायरेक्ट लेबर लगना चाहिए था, एस्टिमेटेड हम लोगों ने खर्चा सोच के रखा 2,200, एक्चुअल में कितना खर्चा हुआ? खाली 2,000। एडवर्स की फेवरेबल पहले तो डिफरेंस लिख दो, दैट इज 200। फेवरेबल बात है, सोचा 2,200 रुपया, लगा खाली 2,000 रुपया, तो 200 का फायदा फेवरेबल। एस्टिमेटेड सोचा 550, लग गया खर्चा ओनली 500, 50 रुपीज का फायदा फेवरेबल। एस्टिमेटेड सोचा 1650 लगेगा खर्चा, लग गया एक्चुअल में 1500, अच्छी बात है, 150 का फायदा फेवरेबल। फायदा है तो पॉजिटिव में लिखो, नुकसान है तो ऐसा ब्रैकेट में लिख दो। बताओ यहाँ पे
कितना आएगा? अभी तक पूरा ऊपर से लेके नीचे तक अगर देखेंगे तो 10,017। यहां तक तो मैं बोलूंगी कि खर्चा एडवर्स में ही गया है क्योंकि निगेटिव ही बात है ना। ये देखो, ये माइनस और ये इतना ऐड कर देंगे तो अपना थोड़ा सा एडजस्ट होके आ गया 10,107। अभी भी नेगेटिव में नंबर है तो एडवर्स लिखा है। नेक्स्ट नीचे आ जाओ, एस्टिमेटेड और एक्चुअल को कंपेयर करो। सोचा था खर्चा लगेगा 2500 रुपया, एक्चुअल में 3,000 लग गया, एडवर्स की फेवरेबल। सोचा था 2500 रुपया लगेगा, एक्चुअल में 3,000 लग गए, ज्यादा लग गए। कितना ज्यादा लग गया? 500 रुपया। लिखो 500 एडवर्स। एडवर्स लिख रहे हैं मतलब अच्छी बात नहीं है, नेगेटिव में। नेक्स्ट, सोचा था 1,667 इतना पैसा लगेगा, लग गया एक्चुअल में खर्चा 2,000। एडवर्स बात है। कितने से एडवर्स? 333 नेगेटिव। लगना था 833 खर्चा, एक्चुअल में लग रहा है 1,000 रुपया, नेगेटिव बात। कितने से? 167 से खर्चा ज्यादा लग रहा है, एडवर्स। अब बताओ पूरा सबको नेट वाला अमाउंट बताओ मुझे। टोटल आ जाएगा 11,017 नेगेटिव में, एडवर्स। अगर आप हिसाब यहां से भी लगाओगे तो करो, 61,483 इतना खर्चा लगना चाहिए, पर लग रहा है 72,500, मतलब ज्यादा लग रहा है। दोनों का डिफरेंस निकालो, इतना आ गया क्या? 61,483 माइनस 72,500, 11,017। कहीं से भी सॉल्व करो, एक ही आंसर आएगा। नेगेटिव में आया है तो सारा नेट हमारा एडवर्स में जा रहा है खर्चा। ठीक है, अब क्या निकालना है हमको? क्वेश्चन में आ जाओ। सारा हो गया क्या पढ़ के? ऑल राइट, एक बार यहां पर भी देख लो। एक्चुअल एस्टिमेटेड, लास्ट में उन्होंने बोला है कॉस्ट पर यूनिट। पर यूनिट ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि हम लोग निकाल रहे हैं ये पूरा 1,000 पीसेस के लिए। ये जो खर्चा पूरा निकाला है हमने, फैक्ट्री कॉस्ट, ये निकाला है 1,000 पीसेस के लिए। अपने को अगर एक यूनिट का निकालना है तो भाई कितना फैक्ट्री कॉस्ट पर यूनिट लगेगा? करो, यहां पे ही कर दो। कॉस्ट पर यूनिट, बैच 1,000 पीसेस का है ना, तो अपन एक यूनिट का निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे आप कर सकते हो 72,500 डिवाइडेड बाय 1,000। कितना आ जाएगा आंसर? 72.5। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 61,483 डिवाइडेड बाय 1,000, दैट मीन्स कितना? 61.48। ठीक है, एडवर्ड्स का कितना, अपना मतलब नुकसान कितने का हो रहा है एक यूनिट के पीछे? 11.02 ना, ऐसा है वो, डिवाइडेड बाय 1,000। एक यूनिट के पीछे अपना ये 11.02 का ऐसा नुकसान हो रहा है एडवर्स में। आई होप सो क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझा है आपको। अभी मैं जूम करती हूँ स्क्रीन को, प्लीज कॉपी डाउन, कुछ बच गया होगा लिखना तो।
ओके, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, प्लीज पॉज करके एक बार क्वेश्चन रीड करना शुरू करो। वेटिंग। हो गया? चलो साथ में पढ़ेंगे। PR manufacturers and sells a typical brand of what? Tiffin boxes. क्या बनाते हैं ये लोग? टिफिन बॉक्स। अंडर इट्स ब्रांड नेम द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ द प्लांट इज, प्लांट की कैपेसिटी कितनी है? 1,20,000 यूनिट्स पर ईयर। ध्यान दे दो यहां पर क्या बोल रहे हैं, पर ईयर का कैपेसिटी। डिस्ट्रीब्यूटेबल इवनली ओवर ईच मंथ ऑफ कैलेंडर ईयर। मतलब यहां से आप इतना दिमाग लगा सकते हो क्या कि अगर 1 ईयर का, 1 ईयर में कितने महीने होते हैं? 12 मंथ्स। हाँ या ना? इतनी बुद्धि लगनी चाहिए। कितने यूनिट्स बन रहे हैं? 1,20,000 यूनिट्स। थोड़ा सा फ्लो बता रही हूँ, प्लीज समझने की कोशिश करो। ये बोल रहे डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली ओवर ईच मंथ, मतलब एक महीने का कितना? 1 मंथ के कितने यूनिट्स हो जाएंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर बताओ। बोलो। 1,20,000 डिवाइडेड बाय 12। मैम एक महीने का हो गया 10,000 यूनिट्स। सही है क्या? किसी को कोई दिक्कत है तो अभी बोल दो। नेक्स्ट, द कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी हैज इन्फॉर्म द फॉलोइंग कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट विच इज एज फॉलोज। रॉ मटेरियल जितना भी यूज होगा at the rate 20 per unit, डायरेक्ट लेबर 12 पर यूनिट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2 पर यूनिट। मुझे बताओ, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस तीनों ऐड करके मिल जाएगा क्या? प्राइम कॉस्ट। फिर हमको ओवरहेड्स ऐड करने हैं। अब यहाँ पे दो ओवरहेड्स बोले हैं। वेरिएबल ओवरहेड 16 पर यूनिट। नेक्स्ट बोला है फिक्स्ड ओवरहेड्स 3 लाख। ऑल राइट। सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स आर एज फॉलोज। सेमी वेरिएबल मतलब क्या? कुछ पोर्शन फिक्स्ड, कुछ पोर्शन वेरिएबल। एकदम इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, स्टार मार्क। जहां पे मैं स्टार मार्क बोलती हूँ ना, वहां पे आप स्टार मार्क करो अलग पेन से, थोड़ा अलग अलग हाइलाइटर्स पेन यूज करो, सो दैट आप बुक में एकदम ऐसे दिख के पढ़ जाना चाहिए आपको जब आप रिवाइज कर रहे हो एग्जाम के पहले दिन की। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको पढ़ना है, इसका एडजस्टमेंट देख लो किताब में। ऑल राइट, 7,500 पर मंथ। थोड़ा फोकस करो यहाँ पे, पर मंथ अप टू 50% कैपेसिटी। इसका वर्किंग नोट इतना जोरदार बनने वाला है कि मतलब आपको ये वर्किंग नोट अगर आपने सही से बना लिया ना, और अमाउंट्स अगर बराबर से आपके आंसर में दिख गए, एग्जामिनर इतना खुश हो जाएगा। ये एक एडजस्टमेंट को आई थिंक मेरे हिसाब से उसने 3 मार्क्स अलॉट करने चाहिए, सिंगल एडजस्टमेंट को। बाकी तो ठीक है, एक 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 हाफ मार्क देगा वो, बट ये पर्टिकुलर एडजस्टमेंट इतनी अच्छी है कि इसको 3 मार्क्स अलॉट करने चाहिए। एडिशनल 2,500 पर मंथ फॉर एवरी एडिशनल 25% ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और पार्ट देयर ऑफ। पढ़ने में कितना दर्द लग रहा है बताओ, समझ में आया क्या कुछ? नहीं मैम बिल्कुल नहीं आया, छोड़ दो अभी के लिए। ये आंसर जब सॉल्व करेंगे वर्किंग नोट तब आपको मैं एकदम अच्छे से समझाऊंगी इसको। अभी के लिए इतना ध्यान में रखो, ये बोल रहे हैं 50% कैपेसिटी के लिए रहेगा 7,500 पर मंथ, और अगर 25% से कैपेसिटी बढ़ती है तो कितना एक्स्ट्रा खर्चा लगेगा पर मंथ का? 2,500 रुपया। नेक्स्ट, द प्लांट वॉज ऑपरेटिंग एट 50% कैपेसिटी ड्यूरिंग फर्स्ट 7 मंथ्स। क्या बोल रहे हैं? कैपेसिटी 50% पे काम कर रही है पहले 7 महीने में। बोलो पहले 7 महीने कौन से होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। कितने महीने हो गए? 7 महीने। दैट मीन्स दिस इज फ्रॉम जनवरी टू जुलाई। एट 100% कैपेसिटी इन द रिमेनिंग मंथ्स ऑफ द ईयर। रिमेनिंग कौन से मंथ्स है बताओ? अगस्त टू दिसंबर। फर्स्ट 6 मंथ्स 50% कैपेसिटी, लास्ट 6 मंथ्स मतलब नेक्स्ट 6 मंथ्स ऑपरेटिंग एट
100% कैपेसिटी। अब ये जो इंफॉर्मेशन यहां पे मैंने लिखी है ना, ये 50% कैपेसिटी एंड 100% कैपेसिटी, इसका यूज आपको इधर करना है, ये जो ये बोल रहे हैं ना, यहां पे करना है। तो यहां पे दो एडजस्टमेंट का सिंगल एडजस्टमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स का एडजस्टमेंट। सेलिंग प्राइस फॉर द फर्स्ट पीरियड फ्रॉम 1st Jan to 31st July was fixed at 69 पर यूनिट। इन्होंने अपने को यहाँ पे जो अपन 6 मंथ्स का कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये इसका प्राइस बोला है कि ये प्रोडक्ट जो भी बन जाएगा पहले 6 महीने में, इसको हम कितने रुपए पे बेचेंगे? 69 पर यूनिट। देखेंगे कितने यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स अपने को नहीं पता अभी। The firm has been monitoring the profitability and revising the selling price to meet its annual profit target of 8 lakh. That means वो देखो कॉन्सेप्ट समझाती हूं मैं आपको। फर्स्ट 6 मंथ्स, नेक्स्ट 6 मंथ्स, यहां पे पूरा साल है ना, 1 ईयर। वो बोल रहे कि टारगेट प्रॉफिट पूरा कितना कमाना है हमको? 8 लाख। ये फर्स्ट 6 मंथ्स का तो प्रॉफिट हमको मिल जाएगा कैसे? कॉस्ट हम लोग निकालेंगे सारा ऐड करके, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, प्राइम कॉस्ट, ओवरहेड, सब ऐड करके कॉस्ट तो निकल ही जाएगा। वी विल सॉल्व दिस। देन कॉस्ट में जब प्रॉफिट ऐड करते हैं तो क्या मिलता है? सेल्स मिलता है। तो सेल प्राइस भी इन्होंने दे के रखा है, एक यूनिट 69 रुपीज पे बिकेगा। नंबर ऑफ यूनिट्स अभी पता चल जाएंगे थोड़ी देर में। दैट मीन्स अपने पास कॉस्ट अवेलेबल है, अपने पास सेल्स अवेलेबल है। ये ऐसा कुछ हो जाएगा, फिर वो सेल्स माइनस कॉस्ट करेंगे तो प्रॉफिट यहां पे मिल ही जाएगा। ये वाला प्रॉफिट अपने को नोन रहेगा, नोन। और क्या नोन है? ये 8 लाख नोन है। से फॉर एग्जाम्पल यहां पे अगर 5 लाख का प्रॉफिट आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल बोल रही हूं मैं, आया नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर फर्स्ट 6 मंथ्स में 5 लाख रुपए का प्रॉफिट आ जाता है, तो मुझे बताओ यहां का प्रॉफिट उनको कितना कमाना पड़ेगा, अगर सालाना उनको इतना टारगेट मीट करना है तो? बोल दिया उन्होंने 8 लाख तो कैसे भी कमाने हैं हमको, इसके ऊपर कमाया तो बहुत बढ़िया, बट इतना तो कमाना है साल में कंपलसरी। तो अगर फर्स्ट 6 मंथ्स का अपने को नोन पता चल जा रहा है, सॉल्व करके 5 लाख कमा लिया, तो नेक्स्ट 6 मंथ्स में कितना कमाना पड़ेगा? बोलो बैलेंसिंग फिगर, दिमाग लगाओ। ऑब्वियस सी बात है, 3 लाख रुपए। तो जो नेक्स्ट 6 मंथ्स का नंबर अपने को ये मिलेगा ना प्रॉफिट का, ये ऐसा बैलेंसिंग से आएगा। ये समझाने के लिए मैंने इतना बोला, फ्लो समझा रही हूँ, अभी सॉल्व नहीं शुरू किया है हमने करना, सॉल्व अभी करेंगे अपन पूरा। थोड़ा फ्लो समझ में आया क्या आंसर का? ऑल राइट। ये बाद में किसी को लिखना होगा तो रफली ऐसा लिख के बुक के क्वेश्चन के वहां पर चिपका दो। अगली बार जब ऐसे देखो तो थोड़ा ख्याल में आ जाएगा हाउ टू प्रोसेस द आंसर। इसको मैं एकदम साइड में कर रही हूँ, बाद में लिखना है तो लिख लेना। ऑल राइट, आंसर सॉल्व करे क्या करना? यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट फॉर पीरियड। ये पढ़ के अभी कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि ये पढ़ूंगी भी तो अभी समझेगा नहीं। अपने को बनाना है कॉस्ट शीट, प्रिपेयर कॉस्ट शीट क्लियरली शोइंग टोटल एंड पर यूनिट कॉस्ट, ऑल्सो प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो निकालना ही है अपने को, सेल्स, कॉस्ट, प्रॉफिट सब। 8 लाख रुपए प्रॉफिट दिया है तो नेक्स्ट 6 मंथ्स का सेल्स भी निकालना है, और वो बोल रहे हैं कि हमको कॉस्ट भी बताओ पर यूनिट। आप भी ड्रॉ करो ऐसा, ऊपर हेडिंग डालो वर्किंग नोट। क्वेश्चन में क्या दिया है बताओ तो? पूरा साल का, दैट इज ये जैन टू लेके दिसंबर तक, और 6 महीना कहाँ यहाँ पे क्या होगा? जुलाई, फिर ये अगस्त से शुरू होगा तो दिसंबर तक। ठीक है, पूरे 12 महीने का उन्होंने अपने को क्या बोला है, कितने यूनिट्स बोले हैं? 1,20,000 यूनिट्स। ये इतनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है पूरे साल का, 12 मंथ्स। वर्किंग नोट बना रही हूँ। तो सिंगल मंथ का कितना हो गया? 10,000 यूनिट्स। ये कितने हो गए यहाँ पर? 7 मंथ्स। एंड ये कितने महीने हैं इधर? 5 मंथ्स। जैन टू जुलाई 7 मंथ्स, अगस्त टू दिसंबर 5 मंथ्स। तो क्या मैं ऐसे लिखूं तो चलेगा क्या? अब एक महीने का अगर 10,000 यूनिट्स है तो 7 मंथ्स का कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखो।
अभी मैं बार बार वो नहीं बनाऊंगी ऐसा क्रॉस। जहां पे दोनों साइड से नंबर दिख रहे हैं तो इंटू कर दो, सिंगल साइड पे दिख रहा है उसको डिवाइड करो, तो इट बिकम्स 10,000 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 7। आंसर 70,000 यूनिट्स 7 मंथ्स के लिए। तो फर्स्ट 7 मंथ्स के लिए उन्होंने क्या बोला है, सेंटेंस पढ़ो, पैराग्राफ पढ़ो, तो वापिस से क्वेश्चन में आओ। प्लांट वॉज ऑपरेटिंग एट 50% कैपेसिटी ड्यूरिंग फर्स्ट 7 मंथ्स। तो पहले के 7 मंथ्स है उस पे वो 50% कैपेसिटी पे काम कर रहा है। लिखो यहाँ पे कैपेसिटी फॉर फर्स्ट 7 मंथ्स कितना है, 50%। लिख दो 70,000 यूनिट्स इंटू 50%। आंसर आ जाएगा कितना, 35,000 यूनिट्स। इज दिस क्लियर? अब यहाँ पे आंसर में अगर आप देखोगे तो डायरेक्टली इन्होंने लिख दिया यहाँ पर 35,000 यूनिट्स। कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, नथिंग। ये देखो सॉल्यूशन खत्म, नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू हो गया, नंबर 6। तो भगवान ही जाने कि अगर जो कोई सेल्फ पढ़ रहा होगा तो किस तरीके से हैंडल कर पाएगा इसको। बाकी अगर कोई क्लास लेके पढ़ रहा है और मुझसे पढ़ रहा है तो ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आप एग्जाम में ऐसे सॉल्व कर सकते हो। प्रेजेंटेशन इज अ मैटर ऑफ चॉइस। प्रेजेंट कैसे भी करो, एग्जामिनर को आंसर से मतलब है। पहले 7 महीने का इशू क्लियर हो गया क्या? नेक्स्ट 5 मंथ्स की बात करते हैं। ये बात करेंगे अगस्त टू दिसंबर, 5 महीने। यहाँ पे मैं ऐसे लिखूंगी अब, अगर एक महीने का 10,000 यूनिट्स है तो 5 मंथ्स का कितना, कितना बोलो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बोलो। 50,000 लिखने की जरूरत है क्या? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 10,000 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 5, इट बिकम्स 50,000 यूनिट्स। आंसर में देख लो, नेक्स्ट 5 मंथ्स के लिए उन्होंने लिख दिया है वहां पर 50,000 यूनिट्स। वर्डिंग्स क्या यूज की है उन्होंने, एट 100% कैपेसिटी इन द रिमेनिंग मंथ्स ऑफ द ईयर। वही पैराग्राफ में देखो बोल रहे 50% कैपेसिटी फॉर फर्स्ट 7 मंथ्स एंड रिमेनिंग पीरियड के लिए इट विल ऑपरेट एट 100% कैपेसिटी। तो सीधी बात है, अगर मैं बोलू 100% ऑफ 50,000 इज 50,000 यूनिट्स। यहाँ पे कैपेसिटी के हिसाब से बनने चाहिए 70,000 यूनिट्स, पर बोल रहे कि भाई कैपेसिटी पहले 6 महीने में 50% पे ही काम कर रही है, तो 35,000 यूनिट्स ही बन पा रहे हैं। तो फाइनली क्या हो रहा है, पहले 7 मंथ्स में 35,000 यूनिट्स बनेंगे, रिमेनिंग मंथ्स में 50,000 यूनिट्स बनेंगे। क्लियर है? अब सॉल्व करेंगे आंसर। इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट है ये, लिखो कॉस्ट शीट फॉर द पीरियड, कॉस्ट शीट फॉर द पीरियड, जो भी पीरियड होगा लिख दो। दिस इज सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 5। पेज नंबर बताओ प्लीज, 217। आंसर को प्रेजेंटेबल सॉल्व करना है, पूरा लिख के स्केल पेंसिल सब लेकर लिखो प्लीज। पर्टिकुलर्स यहां पर लिखो 50% कैपेसिटी फॉर फर्स्ट 7 मंथ्स, दैट इज जनवरी टू जुलाई। कितने यूनिट्स निकाले हमने वर्किंग नोट के हिसाब से? 35,000 यूनिट्स। नेक्स्ट नेक्स्ट पीरियड में क्या बोला है, 100% कैपेसिटी फॉर नेक्स्ट 5 मंथ्स, दैट इज क्या, अगस्त टू दिसंबर। कितने यूनिट्स? 50,000 यूनिट्स वर्किंग नोट के हिसाब से। अब शुरू कैसा होता है कॉस्ट शीट का फॉर्मेट, डायरेक्ट मटेरियल लिखो। बताओ कैसे सॉल्व करेंगे? यूनिट्स पता है क्या? अब यूनिट्स पता है, कॉस्ट पर यूनिट भी पता है, सॉल्व कर सकते क्या?
करके बोलो फिर। करो सॉल्व। डायरेक्ट मटेरियल उन्होंने बोला है 20 पर यूनिट, तो 35,000 इंटू 20, 7 लाख। डायरेक्ट लेबर 35,000 इंटू 12, 4,20,000। नेक्स्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 35,000 इंटू 2, 70,000। एक साथ ही पूरा सॉल्व करते हैं अपन। वेरिएबल ओवरहेड्स कितने बोले हैं? वेरिएबल ओवरहेड 16 रुपीज, 35,000 इंटू 16, 5,60,000। अपने को टोटल कॉस्ट निकालनी है, इसलिए मैं प्राइम कॉस्ट वगैरह वगैरह अलग नहीं कर रही हूँ, एक साथ सारा कॉस्ट ऐड कर रहे हैं। वेरिएबल हो गया फिक्स्ड ओवरहेड कितना है? 3 लाख। बट 3 लाख पूरे साल का है, दैट मीन्स ये जो अपना पूरे साल का आएगा, पूरे 1 ईयर, उसका बोला है उन्होंने कितना? 3 लाख। तो 3 लाख अगर 12 महीने के लिए है, करो ऐसा, अगर 12 मंथ्स के लिए 3 लाख है, तो पहले 7 मंथ्स के लिए कितना होगा? 3 लाख डिवाइडेड बाय 12 इंटू 7, 1,75,000। करो, सिंपल है एकदम। बहुत ज्यादा मतलब उसको वर्किंग नोट या ये सब नहीं करने की जरूरत है, डायरेक्टली यही लिख दो, 3 लाख डिवाइडेड बाय 12 इंटू 7, ऐसे लिख दो फिक्स्ड। देन उसके बाद में लिखेंगे सेमी वेरिएबल एक्सपेंस। इसका वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर यहाँ पे ऊपर लिखो, ये है वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1, ये है वर्किंग नोट नंबर 2। ठीक है, इधर थोड़ा सा यहाँ पे लिख दो ब्रैकेट में वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2, इधर डालो वर्किंग नोट 3, सेमी वेरिएबल एक्सपेंस। हेडिंग डालो सेमी वेरिएबल एक्सपेंस वर्किंग नोट 3। क्या बोला है सेंटेंस में ऊपर बताओ? 7,500 पर मंथ अप टू 50% कैपेसिटी। फर्स्ट 7 मंथ में ये 50% कैपेसिटी पे ही काम कर रहा है, तो अपने को खर्चा कितना पड़ने वाला है? 7,500 पर मंथ। तो क्या मैं ऐसे बोलूं, एक महीने का अगर 7,500, तो पहले 7 मंथ्स का कितना? प्लीज डू इट। इट बिकम 7,500 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 7, कितना बन गया? ₹52,500। ये पहली वर्किंग बन गई। दूसरी सेमी वेरिएबल एक्सपेंस, दूसरा पीरियड जो है अपना सेकेंड पीरियड, दैट इज 5 मंथ्स, है ना, नेक्स्ट पीरियड, वो कितने पे ऑपरेट कर रहा है? 100% कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहा है। मुझे बताओ ये कैसे कैपेसिटी? उन्होंने बोला भाई 50% कैपेसिटी, कैपेसिटी तक तो ₹7,500 पर मंथ है, और जैसे ही कैपेसिटी 25% से बढ़ी, मैं बढ़ाती हूं यहाँ पे, 25% से कैपेसिटी बढ़ी तो कितना एक्स्ट्रा खर्चा लगेगा? एक्स्ट्रा कितना बोला है उन्होंने? 2,500 पर मंथ। तो ये तो कितनी हो गई अभी तक? 50 प्लस 25 कितना होता है? 75%। और ये तो बोल रहा है 100% कैपेसिटी, और 25% ऐड करो, उसके लिए और खर्चा बढ़ेगा 2,500 पर मंथ। मतलब एवरी 25%, जैसी 25% बढ़ा इतना पैसा बढ़ जाएगा, और 25% बढ़ा इतना पैसा बढ़ जाएगा पर मंथ से। अब हो गया क्या 50%? ये 50 प्लस 25 प्लस 25, हिसाब लगाओ 100% कैपेसिटी। दैट मीन्स ये अगर टोटल में गिनेंगे तो 7,500 प्लस 2,500 प्लस 2,500, हिसाब लगाओ कितना आ गया?
12,500 ऐसा लिखूंगी मैं इसको, 12,500 पर मंथ नेक्स्ट पीरियड के लिए, सेकेंड पीरियड ऑफ 5 मंथ्स। रिमेनिंग पीरियड भी बोल सकते हैं इसको, सेकेंड से बेटर है रिमेनिंग पीरियड लिखो, रिमेनिंग पीरियड ऑफ 5 मंथ्स। तो ऐसे लिखूं मैं, 1 महीने का अगर 12,500 है तो 5 महीने का कितना, डू इट, आंसर कितना आया है, 62,500। क्लियर दोनों ही टर्म का। वर्किंग नोट 3 डालो हेडिंग, अभी अंदर लिख दो एक्सपेंसेस। सेमी वेरिएबल फर्स्ट पीरियड का आया है 52,500, नेक्स्ट पीरियड का आया है 62,500। क्लियर है, वर्किंग नोट नंबर 3। सारे कॉस्ट आ गए क्या देख लो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, वेरिएबल एक्सपेंस, ओवरहेड्स आ गया, फिक्स्ड ओवरहेड आ गया, सेमी वेरिएबल एक्सपेंस आ गया, सारा हो गया वर्किंग। अभी हम लोगों को मिल गया क्या, टोटल कॉस्ट। करो, फर्स्ट पीरियड, फर्स्ट 7 मंथ्स का एडिशन करके बताओ मुझे कितना आंसर आएगा। कॉस्ट 19,77,500 रुपीज। इधर का भी निकाल दो अब सारा, ये 50,000 यूनिट्स है तो 50,000 इंटू 20, लिखो यहाँ पे आंसर, सारे आंसर्स यहाँ के भी निकालो, 10 लाख। देन नेक्स्ट 50,000 इंटू 12, 6 लाख। 50,000 इंटू 2, 1 लाख। 50,000 इंटू 16, 8 लाख। नेक्स्ट फिक्स्ड कॉस्ट का कैसा वर्किंग करेंगे, यहीं पे सॉल्व कर दो, थोड़ी सी स्पेस है उधर। 3 लाख डिवाइडेड बाय 12 इंटू 5, 1,25,000। सेमी वेरिएबल आ चुका है, टोटल एडिशन करके कॉस्ट बताओ सब, 26,87,500। ऑल राइट, प्रॉफिट का क्या बोला है उन्होंने, ये हो गई टोटल कॉस्ट। अभी अगर मैं यहाँ पे सेल्स लिखूं तो सेल्स का यहाँ पे गिवन क्या है, 69 रुपीज पे सेल होता है, तो 69 इंटू 35,000 करो, सेल कितना आ गया, 35,000 यूनिट्स पता है और प्राइस भी पता है 69, है ना, तो सेल्स कितना आ गया, 24,15,000। थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पर आपको यही बताया था, जो हमने सॉल्व करके रखा, मैंने बोला था बाद में लिख लेना। हाँ ये देखो, कॉस्ट आ गया अपने को सॉल्व करके, सेल प्राइस अपने को मिल गया, तो यहां से अपने को ये प्रॉफिट नोन हो जाएगा। अब यहाँ पे तो मैंने 5 लाख फॉर एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पे पता पड़ जाएगा कितना प्रॉफिट होता है। कॉस्ट पता है, सेल्स पता है, प्रॉफिट बताओ। 24,15,000 माइनस 19,77,500, कितना प्रॉफिट, 4,37,500 का प्रॉफिट हो गया फर्स्ट पीरियड में। ठीक है, तो इधर का बता दो कितना होगा, अगर वो सालाना 8 लाख का प्रॉफिट बोल रहे हैं तो यहाँ का बैलेंसिंग फिगर बताओ कितना प्रॉफिट होना चाहिए, कितना होना चाहिए बैलेंसिंग फिगर। 8 लाख में से 4,37,500 माइनस करो तो बचा हुआ इतना जो प्रॉफिट है वो उन्होंने सेकेंड पीरियड से कमाना चाहिए।
तो मुझे एक बात बताओ, कॉस्ट में प्रॉफिट मिला देंगे तो सेल्स मिल जाएगा। तो सेल कितना होना चाहिए अपना? 26,87,500 है कॉस्ट, प्रॉफिट है 3,62,500, तो सेल्स कितना हो जाएगा? दोनों को ऐड करो, अपना सेल्स हो जाएगा 30,50,000। ये हो गया सेल्स। ऑल राइट, अब एक बार क्वेश्चन में आओ। क्या बोल रहे हैं देखो, ये क्या पूछ रहे हैं? यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट फॉर द पीरियड फ्रॉम 1st August टू 31st December। आ जाओ। अगर आपको ये दिखता होगा तो फर्स्ट पीरियड का जो सेलिंग प्राइस है 69 रुपीज, ये ऑलरेडी गिवन है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं ऐसा, सेलिंग प्राइस यहाँ का बोल रहे हैं बताओ। मैम इधर का क्यों नहीं बोला बताओ, क्योंकि ये तो गिवन है ना। सेकेंड पीरियड का क्यों बोल रहे हैं बताओ, क्योंकि सेल प्राइस हमने निकाला है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ऐड करके हमने सेलिंग प्राइस निकाला है। तो बताओ इसका एक यूनिट का सेल्स प्राइस क्या होगा? तो मैं ऐसे लिखूं, चलेगा? 30,50,000 डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ यूनिट्स है सेकेंड पीरियड में? 50,000 यूनिट्स। बताओ एक यूनिट का सेलिंग प्राइस कितना रहेगा? कितना आया आंसर? ₹61। लिख दो। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने और क्या बोला है सॉल्व करने को? नीचे देखो, प्रिपेयर कॉस्ट शीट क्लियरली शोइंग टोटल, टोटल कॉस्ट भी बताना है और कॉस्ट पर यूनिट भी बताना है, ऑल्सो प्रॉफिट फॉर द पीरियड बताना है। तो इन्होंने यहां पर क्या बोला है? कॉस्ट पर यूनिट भी बताओ हमको कितनी है, दोनों भी पीरियड की। निकाल देंगे अभी यहां पर, कॉस्ट प्राइस पर यूनिट। बोलो, टोटल कॉस्ट है 19,77,500 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं फर्स्ट पीरियड में? 35,000। तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी? 56.5 पर यूनिट कॉस्ट प्राइस। नेक्स्ट पीरियड की कॉस्ट प्राइस पर यूनिट बताओ। 26,87,500 डिवाइडेड बाय 50,000। 26,87,500 डिवाइडेड बाय 50,000 कितना आ गया? ₹53.75 पर यूनिट। जमला का? सारे आंसर्स निकल गए। अब आप अगर इधर आंसर में आओगे तो ठाक 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 पूरा सॉल्व कर दिया इन्होंने फटाफट। ये देखो, यहाँ पे कोई वर्किंग नोट नहीं बनाई, फिक्स्ड ओवरहेड की कोई वर्किंग नोट नहीं पता, ये तो आप सॉल्व कर लोगे, ये खुद से भी कर लोगे। बट हाउ डू यू सॉल्व दिस? ये कैसे पता चलेगा? ये तो अपन ने निकाला अभी ये सारा लिख के कि भाई ये यहाँ पे 8 लाख लिखना है, फिर ये बैलेंसिंग से आएगा, या ये चीज की ये सेलिंग प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस कैसा निकाला? हाउ डू यू नो ऑल दिस? अगर आप एकदम मतलब पहले बार इसको सॉल्व कर रहे हो बिना कोई टीचर के, हाँ भाई कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी टैलेंटेड होगा, फटा सीए करके कोई सीएमए कर रहा होगा, या सीएस करके सीएमए कर रहा होगा, पहले क्लास ले चुके हैं कहीं से, तो थोड़ा बहुत दिमाग लग जाएगा। बट अगर कोई फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहा है फाउंडेशन से उठ के इंटरमीडिएट में आके, तो नहीं कर पाएगा सॉल्व, क्योंकि वर्किंग नोट हम लोगों ने देखो कितना बनाया है यहाँ पर, सो मच। जरूरी है बनाना। करेंगे सॉल्व, प्लीज कॉपी डाउन।
कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 1 नाउ। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब जो अपन ने प्रीवियस नंबर 2 क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, ये वाला क्वेश्चन इससे भी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार कर दो इसको, इसलिए इसको थोड़ा टुवर्ड्स द एंडिंग पढ़ा रही हूं। वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा तो आपको पहले तो कॉन्सेप्ट ही नहीं समझेगा कि पूछा क्या है इसमें। फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल फ्रॉम कॉस्ट रिकॉर्ड्स ऑफ अ कंपनी फॉर द मंथ ऑफ विच मंथ, मार्च 2017। पहली चीज क्या दी है उन्होंने, ओपनिंग स्टॉक ऑफ जॉब एज ऑन 1 मार्च। तो ये थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको कि पूरा फेब गया होगा, है ना, 28 डेज होते हैं फेब्रुअरी में, फेब खत्म हो गया, 1 मार्च आ गया, तो अपन क्या बोलते हैं कि भाई फेब का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो 1 मार्च को उन्होंने ओपनिंग स्टॉक कर दिया उसको। अब इसके ऊपर प्रोसेसिंग होगी, क्या मैं बोल रही हूँ समझ में आ रहा है आपको? 1 मार्च को ओपनिंग स्टॉक, तो मेरा बोलने का मतलब है कि ये प्रीवियस जो फेब्रुअरी मंथ है उसका क्लोजिंग स्टॉक होगा, फेब्रुअरी में प्रोसेसिंग होके कुछ स्टॉक बच गया, उसका क्लोजिंग स्टॉक बोल रहे हैं यहाँ पर। ओपनिंग स्टॉक ऑफ जॉब एज ऑन 1 मार्च 2017। नीचे एक बार लेबर पे आओ, डायरेक्ट लेबर डिटेल्स फॉर मार्च 2017। क्या बोला है? मार्च, मतलब अब जो प्रोसेसिंग होगा वो मार्च में होगा, मतलब वो यहां से शुरू होगा ऐसा 1 मार्च से आगे 31 मार्च तक, मार्च में पूरा प्रोसेसिंग हो रहा है, इसलिए बोल रहा है डायरेक्ट लेबर डिटेल्स फॉर मार्च 2017। ये करेक्ट दिया। अभी ऊपर देखो थोड़ा, डायरेक्ट मटेरियल इशूड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। ओ ओ ओ, मुझे बताओ ये उल्टा कैसे जा सकता है ऐसे? यहाँ पे करेक्शन करो, फेब के जगह मार्च करो इसको, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च। ये सारा उन्होंने जॉब नंबर वो जो भी है A99, A77, 66, 55 ये मटेरियल इशू किया है, तो वहां पे वो गड़बड़ है फेब की, बस उतना बताने के लिए ना, वो ऐसा एरो पीछे नहीं जाएगा। वो अब जो प्रोसेसिंग होगा, जो मटेरियल इशू होगा वो मार्च में होगा, फेब में होगा क्या? फेब का हिसाब हो गया, ये क्लोजिंग स्टॉक निकल गया, अब जो प्रोसेसिंग होगा वो मार्च में होगा, इसीलिए प्लीज वो करेक्शन कर दो, वहां पर गड़बड़ हो गई होगी लिखने में, वो करेक्शन कर दो। हो गया क्या? चलो, अपने को ओपनिंग स्टॉक पता है, अपने को मटेरियल का पता है कितना मटेरियल इशू हुआ, अपने को डायरेक्ट लेबर भी पता है। अब उन्होंने लेबर कैसा दिया देखो, यहाँ पे आवर्स दे दिए, ये डिफरेंट डिफरेंट जॉब नंबर है, 99 अलग जॉब है, 77 अलग जॉब है, 66, 55 से 4 जॉब्स चल रहे हैं, ठीक है। उसमें इतने इतने घंटे काम हुआ है, 400 घंटे, 200 घंटे, 300 घंटे, 100 घंटे, मतलब टोटल कितने घंटे लोगों ने काम किया होगा, हिसाब लगाओ, 1000 आवर्स। चलो, बहुत बढ़िया है आपका मैथमेटिक्स। यहाँ पर अमाउंट्स भी दिया है, सामने ये अमाउंट दे दिया उन्होंने। ऑल राइट, नंबर 4 एडजस्टमेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 2 स्टार डाल दो उधर, नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे तो वो एडजस्टमेंट पढ़नी है। क्या बोलते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड्स आर अप्लाइड टू जॉब्स ऑन प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट लेबर आवर रेट विच इज ₹2 पर आवर। मतलब वो क्या बोलते हैं कि भाई हम लोगों ने अप्लाई क्या किया है, रेट ₹2 पर आवर के हिसाब से, एस्टिमेटेड जिसको बोलते हैं अपन। बट नीचे पॉइंट नंबर 5 में देखो क्या बोलते हैं वो, फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड इन मार्च वेयर 2100। अपन किसका डिटेल सॉल्व कर रहे हैं अभी? मार्च, मार्च, मार्च। अप्लाइड का क्या मतलब होता है भाई? हमने अप्लाई करके रख दिया, ₹2 पर आवर के हिसाब से अप्लाई करके रख दिया, कितने घंटे हो रहे हैं, 1000 घंटे इंटू ₹2 के हिसाब से हमने अप्लीकेशन करके रख दिया, मतलब कितना रुपया चार्ज कर दिया होगा, 2000, 1000 इंटू 2। बट एक्चुअल खर्चा कितना इनकर हुआ, डायरेक्टली दे दिया, ₹2100। तो अपने का ये अपना इरेलेवेंट इंफॉर्मेशन हो गया, फिर क्या, ₹2000। एक्चुअल खर्चा कितना हुआ भाई? 2100। थोड़ा सा मैं आपको अभी प्रोसेस बताती हूँ, इधर आ जाओ, वर्किंग नोट। ऐसा बोला उन्होंने, पूरे आवर्स है 1000 आवर्स इंटू ₹2 पर आवर, तो टोटल कितना आ जाएगा, ₹2000। बट एक्चुअल में कितना इनकर्ड एक्सपेंसेस बोल रहे हैं वो, ₹2100। 1000 घंटे तो 1000 ही रहेंगे, तो यहाँ का प्राइस कितना आएगा बताओ? थोड़ा सा आपको शिफ्टिंग आता है क्या, कैसे करते हैं? यहाँ पर मैं अगर x लिखूं
तो आपको समझ में आएगा कैसे सॉल्व करना है। ये अगर मैं 1000 आवर्स को उधर शिफ्ट करूंगी, x इज इक्वल टू 2100 रुपया है, 1000 आवर्स को मैं उधर शिफ्ट करूंगी, इधर अभी मल्टीप्लीकेशन में है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, क्योंकि मैं शिफ्ट कर रही हूँ 1000 को उधर, ये डिवाइड कर देती हूँ मैं 1000 आवर्स। बोलो 1 घंटे का रेट कितना आएगा पर आवर रेट, ₹2.1 पर आवर। ये ₹2 है क्या अप्लाइड, अप्लाइड। ये ₹2.1 क्या है इनकर्ड। एक एग्जाम्पल देती हूँ, समझो आप गोवा जा रहे हो, गोवा का एक्सपेंस आपने सोच के रखा कितना खर्चा होगा, 10,000 रुपया, वहां गए, खर्चा एक्चुअल में कितना हो गया, एक्चुअल इनकर्ड एक्सपेंसेस कितना हो गया, 11,000 हो गया। तो मुझे बताओ, आप बोलोगे मैं 10,000 खर्चा करके आया कि 11,000 खर्चा करके आया, ऑब्वियसली किसी को भी बोलोगे तो भाई 11,000 में टूर हुआ। वैसे ही इसका है, इन्होंने बोला अप्लाइड रेट कितना किया है हमने 2 पर आवर, एक्चुअल में एक्सपेंस कितना हुआ है 2.1 पर आवर। तो रेट कौन सा यूज करने वाले हैं हम लोग यहाँ पर बताओ, अरे बोलो बाबा 2.1 पर आवर, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ये है। ठीक है, लिखो यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग्स आपको बाद में बनानी है, पहले एक पेज छोड़ दो आंसर के लिए, 1 पेज 1.5 पेज थोड़ा सा है ना, आप आंसर देखो नीचे यहाँ पर, अगर आप देख सकते होंगे तो ये कितना जगह लगा है इसको, 2 पेज लग जाएगा, तो 2 एडजेसेंट पेज छोड़ दो, उसके बाद से वर्किंग बनाना शुरू करो। देखो पेपर बच गया तो बाद में नोट्स वगैरह बना लेना, स्टिकी नोट चिपका देना बचे हुए जगह पे, प्रैक्टिस के लिए लग देना, बट कंजूसी करो मत, बहुत अच्छे से सॉल्व करो, खुला खुला लिखो, ठीक है। ऑल राइट, ये वर्किंग बन गया, ख्याल में आ गया क्या सबके, इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट है। अब नेक्स्ट नंबर 6 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये भी स्टार मार्क, देखो पूरा आंसर इंपॉर्टेंट हो रहा है, बेसिक इंफॉर्मेशन सिर्फ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं बोला, बट जब अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू बोलेंगे, नीचे जो क्वेश्चन पूछा है ना उसमें पूरी चीजें इंपॉर्टेंट है, ये जो ओपनिंग स्टॉक बोला है, डायरेक्ट मटेरियल सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि आप जितने बार इसको सॉल्व कर पाओ करना। लोगों को ये कंफ्यूजिंग लगता है, ये क्वेश्चन समझ में ही नहीं पड़ता कि कैसा सॉल्व किया है। जो बैच नंबर 1 में मैंने सॉल्व करवाया था ना ये क्वेश्चन, आई डोंट नो हाउ मेनी स्टूडेंट मस्ट हैव आस्क्ड मी कि मैम ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा। और ऐसा हुआ था वो क्लास में कि पहले ही क्वेश्चन मैंने ये ले लिया था, फर्स्ट क्वेश्चन वाज दिस, एंड कैसे फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं और कोई हेवी चीज पढ़ ली ना, बस आउट ऑफ कंट्रोल होता है दिमाग। इसीलिए ये थोड़ा इस वाले बैच में मैं इसको बाद में करवा रही हूँ, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करवा के, ठीक है। एंड में पढ़ो क्या बोला है, जॉब नंबर्स, ये भी ध्यान देना पड़ेगा आपको, यहाँ पे 4 जॉब्स है, 99, 77, 66 एंड 55, ऐसे करके 4 जॉब्स है। इसमें से कौन से जॉब्स बोल रहे हैं वो, 99 एंड 77 ये कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब फिनिश प्रोडक्ट फाइनल बन चुका है। ड्यूरिंग द मंथ, मंथ मतलब कौन सा, मार्च में, दे वेर बिल्ड टू द कस्टमर, कस्टमर आके उनको खरीद के भी लेके जा रहा है क्योंकि वो कंप्लीट हो गए, एट अ प्राइस विच इंक्लूड्स, अब ये प्राइस जो बोल रहे हैं ये हमको पता नहीं है, तो इसको अज्यूम करो 100, कस्टमर को हम कौन सा प्राइस लगाते हैं, सेलिंग प्राइस, तो लिखो यहाँ पे सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस बिल्ड टू कस्टमर, इन्होंने कुछ मेंशन किया है क्या, नहीं, आई अज्यूम दिस एज 100। आगे क्या बोलते हैं देखो, इट इट विच इंक्लूडेड 15% ऑफ द प्राइस ऑफ द जॉब फॉर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, मतलब ये बोलते हैं कि इसमें का 15% किसको जाएगा, S&D एक्सपेंस होगा, जो मैंने बिल किया है ना कस्टमर को 100 रुपए, उसमें का ₹15 मुझे सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को देना है। अच्छा, अनदर 10% ऑफ द प्राइस इज प्रॉफिट, और बोल रहा है कि जो 10 रुपया है इसमें से वो है मेरा प्रॉफिट, तो बचा हुआ क्या रहेगा फिर, बचा हुआ क्या रहेगा बच्चों, बचा हुआ रहेगा कॉस्ट। अभी मोटा मोटी समझा रही हूँ, कॉस्ट मतलब आप बोलोगे मैम ये इसमें फिर ये सेलिंग एक्सपेंस कैसा आया, थोड़ा सब्र रखो, वो क्वेश्चन में ऐसा दिया है इसलिए ऐसा लिखा है, मतलब जो प्योर कॉस्ट रहेगा, एक सेकंड रुक जाओ, कॉस्ट कौन सा कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, वो कितना रहेगा 75,
फैक्ट्री कॉस्ट 75 हो गया, उसमें मेरा एसएनडी जाएगा 15 रुपया, मेरा प्रॉफिट जाएगा 10 रुपया, तब जाके मुझे सेलिंग प्राइस मिलेगी। ऐसा है कुछ वो। अगर आप फॉर्मेट डिसाइड करोगे तो प्राइम कॉस्ट आ गया। प्राइम कॉस्ट में ओवरहेड्स ऐड होते हैं, ओवरहेड्स ऐड करके ये क्या बोलते हैं भाई, फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। फैक्ट्री कॉस्ट में अपना एडमिन एक्सपेंस ऐड होता है, बट एडमिन एक्सपेंस है क्या यहाँ पे, नहीं। यहाँ पे डायरेक्टली क्या है, एसएनडी एक्सपेंस। एसएनडी एक्सपेंस ऐड करके मिलेगा अपने को क्या, कॉस्ट प्राइस मिलेगा। कॉस्ट प्राइस में अपन प्रॉफिट ऐड करेंगे तो अपने को मिलेगा सेल्स। तो ये वही बोल रहे हैं कि एसएनडी 15 रुपए, फिर अपना प्रॉफिट बन जाएगा कितना, 10 रुपया, तब जाके वो सेल्स बोल रहे हैं कि भाई 100 है। तो ये जो मेरा फैक्ट्री कॉस्ट है यहाँ पर, ये कितना होगा, ये जो फैक्ट्री कॉस्ट आया है ये आया है 75। अब हिसाब लगाओ जरा कितना आएगा, 75 प्लस 15 90, 90 प्लस 10 100। अब समझा क्या, ये सीधे रूट से गए हम, ऐसे 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 करके पूरा ऊपर से नीचे तक आए, ये उल्टा है। ये क्वेश्चन के हिसाब से गए कि अगर 100 में से 15 मेरा ये है, 10 मेरा ये है, तो बचा हुआ जो मेरा कॉस्ट है, फैक्ट्री कॉस्ट, वो क्या है 75। और ये दूसरे फ्लो से समझाया है, नॉर्मल समझ में आने के लिए। आई होप सो ये क्लियर होगा। अपन ने ये निकाला है अभी 75। ऑल राइट, प्रिपेयर कॉस्ट शीट फॉर जॉब नंबर 77 एंड 99, क्योंकि ये कंप्लीटेड है, कंप्लीटेड हो गए इसीलिए कॉस्ट शीट बनाएंगे। जो प्रोडक्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं उसी का कॉस्ट शीट बनता है, नहीं तो वो प्रोडक्ट क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस। नेक्स्ट बोलते हैं डिटरमाइन सेलिंग प्राइस फॉर द जॉब। इनका सेलिंग प्राइस बताओ, बोल रहे हैं वो कितना है। और लास्ट में बोल रहे हैं कैलकुलेट वर्क इन प्रोग्रेस। किसका वर्क इन प्रोग्रेस, अपने पास 4 जॉब्स है, उसमें से 2 कंप्लीट हो गए, पर 2 जो जॉब्स है 66 एंड 55 वो कंप्लीट है क्या, नहीं, वो रहेंगे डब्ल्यूआईपी में। तो उसका वैल्यू बताओ कितना आएगा। करेंगे सॉल्व, चलो लेट्स डू द आंसर। पहले बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन 1, पेज नंबर बोलो 211। हेडिंग डालो जॉब कॉस्ट शीट फॉर मार्च 2017। कॉस्ट शीट किसके लिए बना रहे हैं, जॉब 77 एंड 99 के लिए। लिखो यहाँ पे पर्टिकुलर्स, जॉब 77, जॉब 99। एक एक लाइन आइटम बताते चलो। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल हिसाब बताओ कितना लगा है। ये देखो ओपनिंग से पूरा बनाना है अपने को, ओपनिंग में कितना लगा, चलो बोलो कितना कितना हिसाब है। अपन बात कर रहे हैं 99 77, 99 77। 77 का मटेरियल बोलो कितना लगा है, 280 का। 99 का कितना लगा है, 120 का। लिखो अमाउंट 280 120। सिमिलरली मुझे लेबर बताओ कितना लगा है, डायरेक्ट लेबर आवर्स के आगे कॉस्ट दिया है, बताओ कितना कितना है, 450 एंड 600 लिख दो। 450 600 चेंजेस कर देती हूँ मैं ब्लैक से। ऑल राइट, डायरेक्ट एक्सपेंस है कुछ, इज देयर एनी डायरेक्ट एक्सपेंस, नहीं। फैक्ट्री ओवरहेड की बात है तो उसके पहले प्राइम कॉस्ट आ जाएगा, लिख दो प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट बोलो टोटल 730 720। अब क्या ऐड करते हैं अपन, फैक्ट्री ओवरहेड्स लिखो। यहाँ पे आप डाल सकते हो वर्किंग नोट नंबर, ये ऊपर का वर्किंग नोट 1। कितना आया है 2.1 पर आवर। कितने घंटे हैं बताओ, जॉब नंबर 77 के कितने घंटे हैं,
नंबर ऑफ आवर्स दिए हैं 200 है, 200 आवर्स इंटू 2.1, हिसाब बताओ टोटल, ₹420। इधर का बोलो कितने घंटे हैं, 400 आवर्स इंटू 2.1, आंसर 840। फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करके आंसर जो भी आया वो बता दो। फैक्ट्री कॉस्ट मिल जाएगा, एक सेकेंड, या तो लिख दो, फैक्ट्री कॉस्ट लिख दो। फैक्ट्री कॉस्ट आपके हिसाब से फैक्ट्री कॉस्ट कितना आया, 1150। यहाँ पर बताओ 720 प्लस 840, 1560। किसने ये सॉल्व कर दिया, फैक्ट्री कॉस्ट निकाल दिया? थोड़ा फॉर्मेट बताती हूँ मैं आपको, आओ यहाँ पर, ये देखो प्राइम कॉस्ट, उसके बाद अपन ने फैक्ट्री ओवरहेड ऐड किया, और यहाँ पे आपको दिखता है कि अपन ने एडजस्टमेंट किया, ओपनिंग WIP, क्लोजिंग WIP, उसके बाद अपने को फैक्ट्री कॉस्ट मिला। तो यहाँ पे जो अपना आंसर आया है वो रहने दो, ये फैक्ट्री कॉस्ट गम्मत गम्मत है, ये एकदम ऐसे रियल वाला नहीं है, नॉट रियल, नॉट रियल, बस ऐसे सॉल्व करके लिख दो। अपने को इसमें क्या एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, WIP दिया है ना ओपनिंग, अरे अपने को ओपनिंग स्टॉक दिया है ना भाई, ओपनिंग WIP। अरे बच्चों, जो चीज कंप्लीट हुई नहीं है, फेब्रुअरी में कुछ तो स्टॉक बच गया मशीन में, उसके ऊपर और प्रोसेसिंग होगी, मार्च में वो कंप्लीट होने वाला है, जो मार्च में वो ओपनिंग स्टॉक बोल रहे, तो काय का ओपनिंग स्टॉक होगा, ऑब्वियसली WIP। और एक चीज, जॉब नंबर 77 एंड 99, ये क्या बोल रहे हैं, कंप्लीटेड इन मार्च, ये नीचे सेंटेंस यूज किया है ना, क्या बोला है यहाँ पर, जॉब नंबर्स 99 77 वर कंप्लीटेड ड्यूरिंग द मंथ, ड्यूरिंग द मंथ मतलब ऊपर मैंने हेडिंग में क्या लिख के रखा है, मार्च। तो यहाँ पे जब वो यहाँ पर ऊपर मैंने क्या लिखा है कि भाई ये स्टॉक में कब है, फेब में, मतलब पिछले बार, ये क्या होगा, ओपनिंग क्या होगा, ये ओपनिंग स्टॉक, ये WIP में होगा, तब जाके ये मार्च में कंप्लीट हुआ, मार्च में ये फिनिश प्रोडक्ट बन गया, बट पहले क्या होगा, WIP होगा। समझ में आती है क्या बात? और दूसरी चीज से समझा देती हूँ, अगर सिर्फ वो बोलते डायरेक्ट मटेरियल तो मैं बोलती ओपनिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, बट इन्होंने बोला है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड, तीनों खर्चे बोले, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। मतलब प्रोसेसिंग हुआ है फेब में, पूरा नहीं हुआ है, वो क्लोजिंग में है, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक में है फेब में, जो मार्च में ओपनिंग बन गया। सिर्फ अगर डायरेक्ट मटेरियल बोलते तो मैं बोलती थी ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, या फिनिश प्रोडक्ट है क्या, अभी वो तो कंप्लीट ही हुआ मार्च में, तो मैं ये भी नहीं बोल सकती इसको कि ये ओपनिंग ऑफ फिनिश गुड्स होगा, ये ओपनिंग ऑफ फिनिश गुड्स भी नहीं है, ये ओपनिंग ऑफ रॉ मटेरियल भी नहीं है, तो ये क्या होगा, बीच का, वॉटेवर बीच का क्या होता है, WIP, वर्क इन प्रोग्रेस, so दिस इज कॉल्ड एज ओपनिंग WIP। इसको कैसे एडजस्ट करूंगी मैं, बताओ, एडजस्टमेंट क्या होता है हमारा, ओपनिंग स्टॉक को हम ऐड करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को हम लेस करते हैं। मैंने हर एंगल से समझाने की कोशिश कर दी है, ठीक है। कोई बोलेगा कि मैम ये आपने ओपनिंग WIP ही क्यों कंसिडर किया, उसका भी मैंने आंसर बोल दिया है, दिस इज नॉट इवन ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी नहीं बोल सकते, क्योंकि फरवरी में ये तो प्रोसेस में ही था, मार्च में बोल रहे हैं कंप्लीट हुआ है, तो कंप्लीट होने को हम लोग ओपनिंग क्लोजिंग थोड़ी बोलते, कंप्लीट तो हो गया, वो तो वो चला जाएगा, ये ओपनिंग क्लोजिंग क्या है, WIP, ठीक है। सो यहाँ पे आगे आप लिख दो WIP, WIP, ये गिवन है। अब आपको लिखना कैसे है इसको, मटेरियल, वेजेस मतलब जो लेबर का पोर्शन है, प्लस ओवरहेड्स, तीनों का एडिशन करके WIP के नंबर्स में लिखना है। लिखो तो एक बार प्लीज, तीनों का एडिशन करो यहाँ पर, 80
प्लस 150 प्लस 200 कितना आ गया? 430। यहाँ पे साइड में लिख के रखो 430। नीचे का 77 जॉब का करो एडिशन। 420 450 400 कितना आ गया? 1270। लिखते क्या आप? सॉल्यूशन में लिखो। ओपनिंग स्टॉक को एडजस्ट करो। इसका आ गया आंसर 1270। 77 का और 99 का आया है 430। ओपनिंग WIP को ऐड करते हैं तो ये फैक्ट्री कॉस्ट ऊपर लिखने की बजाय रियल फैक्ट्री कॉस्ट आएगा यहाँ पे। फैक्ट्री कॉस्ट फॉर्मेट बता चुकी हूं मैं। फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करो, WIP को एडजस्ट करो, देन बनेगा अपना फैक्ट्री कॉस्ट। करो ऐड। क्लोजिंग WIP कुछ नहीं है, ऐड करके बताओ कितना अमाउंट आएगा? 2420। यहाँ पे आ जाएगा 1990। ये क्या आ गया अपना? फैक्ट्री कॉस्ट। थोड़ा सा ध्यान लगाओ, अभी मैंने ऊपर क्या बोला है यहाँ पर? ये फैक्ट्री कॉस्ट 75। तो जब भी अपन ये अभी निकालने वाले हैं फैक्ट्री कॉस्ट 75, ये अपने को अमाउंट्स ये वाले यूज करने पड़ेंगे। 2420 1990 जो मैं अभी सेंटेंस बोल रही हूँ वो ध्यान में रखना, ठीक है? फैक्ट्री कॉस्ट यूज करना है वहां पर। अच्छा, नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला है अपने को इसमें ऐड क्या करना पड़ता है? फैक्ट्री कॉस्ट के बाद मैंने क्या किया बताओ? यहाँ पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स करो। पता है क्या अभी अपने को? नहीं, ब्लैंक छोड़ दो जगह। क्या आ जाएगा? SND ऐड करके कॉस्ट ऑफ सेल्स। नेक्स्ट अपने को क्या ऐड करना पड़ेगा इसमें? प्रॉफिट। तब जाके क्या आएगा? सेल्स। अब अपने को प्रॉफिट भी नहीं पता, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स भी नहीं पता, वो निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे बताओ? वो फॉर्मूला बनाया था अपन ने, देखो 100, उसमें से 15 है SND, 10 है उसमें से मेरा प्रॉफिट, फैक्ट्री कॉस्ट कितना है? 75। अभी क्या मेरे पास अवेलेबल है? अभी अवेलेबल क्या है मेरे पास? ये फैक्ट्री कॉस्ट अवेलेबल है। ये मेरे पास अवेलेबल नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो जो अवेलेबल है उसके सामने लिख दो। 75 के सामने लिखो 2420। पहले 77 का करते हैं, जॉब नंबर 77 को कंप्लीट करते हैं। अब निकालो यहाँ का, पहले तो निकाल दो SND। SND निकाल रहे ना पहले, तो SND बताओ कितना आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके? SND प्रॉफिट। तो ऐसे लिखूं मैं ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लाइक दिस। बोलो कैसा आता है आंसर? 2420 डिवाइड में क्या लिखूं बताओ जल्दी? ये आएगा डिवाइड में, लिखो 75 इंटू मल्टीप्लीकेशन में 15। ये आ रहा है अपना SND। बोलो कितना आएगा आंसर? 483.99। राउंड ऑफ करके कितना आ जाएगा? 484 SND। नेक्स्ट अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसा होगा अभी? ऐसा। इट ऑटोमेटिकली बिकम्स 2420 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 10। करो सॉल्व। 322.6666 आया है ऐसा, तो उसको कर देंगे अपन 323 राउंड ऑफ करके। ये पॉइंट के बाद में का अगर 5 से बड़ा नंबर होगा तो उसको राउंड ऑफ होल नंबर कर देना, और 5 से कम होगा तो, अगर समझो आता था 322.45 तो उसको रखते थे 322। आई होप सो इतना पता है आपको। तो ये आ गया जॉब नंबर 77 का वर्किंग। लिख दो 484 323। 484 323। करो कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालो पहले। 2420 प्लस 484 बिकम्स 2904 प्लस 323। सेल्स आ जाएगा 3227। वर्किंग नोट कौन सा है ये? वर्किंग नोट 2 डालो इसको। वर्किंग नोट 2। वर्किंग नोट 3।
ये हो गया 77 जॉब। अभी 99 जॉब के लिए निकालो। वेटिंग। आप सॉल्व करो, मैं वेट कर रही हूँ, मैं अपना सॉल्व कर रही हूँ। वन 1990। तो इधर लिखूंगी मैं 1990 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 15। 1990 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 10। सॉल्व। 398 राउंड ऑफ करके लिख रही हूँ। 1990 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 10। 265 लिखो। 398 265 आंसर। कॉस्ट ऑफ सेल्स बताओ। 1990 प्लस 398 2388 प्लस 265 करो उसमें तो आ गया 2653। जमला का ये कंप्लीटेड जॉब्स है, इसके लिए इसका कॉस्ट शीट बनाया है ऐसा सेल्स प्राइस तक, क्योंकि ये कस्टमर को बेच रहे हैं ना अभी अपन। तो फाइनल प्राइस कस्टमर को क्या लगेगा, ये प्राइस टू कस्टमर। अभी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है अपने को, उन्होंने नीचे 3 क्वेश्चन पूछे हैं, उसमें का अभी पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अपने को पहला और दूसरा हो गया, सेलिंग प्राइस भी निकाल लिया और कॉस्ट शीट भी बना लिया। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कैसे बनाएंगे बताओ। हाउ डू वी मेक वर्क इन प्रोग्रेस का वर्किंग नोट। थोड़ा दिमाग लगाओ। वेटिंग। कंप्यूटेशन ऑफ WIP और मार्च 2017। देखो, फेब का जो अधूरा काम है वो कंप्लीट होने जा रहा है मार्च में, तो मैं ओपनिंग भी यहां पर कंप्लीट करने वाली हूं, वो लिख लो। फिर जो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ये खर्चा लगा है, ये भी यहां लिखो। जो फैक्ट्री ओवरहेड्स लगे हैं वो भी लिखो। सब ऐड करके अपने को क्या मिलेगा, फैक्ट्री कॉस्ट। फ्लो बता रही हूं मैं, वो सुन लो पहले। फैक्ट्री कॉस्ट मिलेगा अपने को पूरा। ऑलराइट, फैक्ट्री कॉस्ट जब मिल जाएगा तो उसमें से समझो अगर मैं कंप्लीटेड जॉब का फैक्ट्री कॉस्ट निकाल दूंगी, यहां पर मैं चारों ही जॉब्स दूंगी, 4 जॉब्स। 4 जॉब्स है, उसमें से 2 जॉब तो कंप्लीट हो गए ना, अपने को क्या निकालना है, WIP। WIP कौन से जॉब्स है, 66 एंड 55, ये कंप्लीट नहीं हुए हैं। कंप्लीट कौन से हो गए, 77 एंड 99। तो जो कंप्लीट जॉब्स हो गए उनका फैक्ट्री कॉस्ट में माइनस कर दूंगी। समझ में आती है क्या बात। ये फैक्ट्री कॉस्ट आएगा, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आएगा ऑफ 4 जॉब्स। ये फ्लो बता रही हूँ, पूरा सॉल्व करने का बाकी है। फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ 4 जॉब्स, उसमें से 77 99 का अगर मैं माइनस कर दूं, कंप्लीटेड का अगर मैं माइनस कर दूं, 2 जॉब्स का माइनस करके बचेगा कितने जॉब्स का, 2 जॉब्स का। और कौन से अनकंप्लीटेड है जॉब्स, 65 एंड 66 एंड 55। फ्लो समझ में आया। चलो अभी सॉल्व करेंगे। दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, पहले फर्स्ट वाला तरीका देख लेते हैं। अभी मुझे बताओ, फेब का जो क्लोजिंग है वो मार्च का ओपनिंग है, इसके ऊपर प्रोसेसिंग होगा, पहले ये कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद में और मटेरियल वगैरह इशू करवाएंगे। ओके, बताओ कितना कितना है वो। जॉब 99, जॉब 77, दो ही है ना ओपनिंग, बचे हुए तो अपन अभी मार्च में शुरू कर रहे हैं, 66 एंड 55। तो अब और एक मेथड, आपको कैसे पता चलेगा कि मैम ये जो ऊपर इंफॉर्मेशन अपने को दी थी ओपनिंग स्टॉक वाली, वो WIP की है। अब देखो, अपने पास 4 जॉब्स है, 99, 77, 66 एंड 55। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, ये फेब में उन्होंने शुरू किया पर कंप्लीट नहीं हुआ, इसीलिए बोल रहे हैं कि भाई इसको ओपनिंग और कंटिन्यू करो मार्च में।
और 66 और 55 ये मार्च में शुरू कर रहे हैं और अपने को क्या बोल रहे हैं, अपने बोल रहे हैं WIP निकालो, मतलब ये 66 और 55 पूरा इतना इस पे भी खर्चा हो रहा है, मटेरियल का, लेबर का, कुछ एक्सपेंस करके कंप्लीट हुआ क्या अभी तक? नहीं, कुछ ना कुछ वर्क इन प्रोग्रेस बाकी है। निकालने को क्या बोल रहे हैं भाई? निकालो वर्क इन प्रोग्रेस कितना है। तो ये जॉब्स अभी WIP में है, तो मार्च के भी कुछ जॉब्स WIP में है ना, तो फेब में भी कुछ जो इन्होंने जॉब शुरू किए होंगे, जो ये बोल रहे हैं कि फेब में ये क्लोजिंग स्टॉक था, अभी ये ओपनिंग स्टॉक बन रहा है मार्च में, तो ये भी WIP होगा। दो तीन मेथड से मैंने आपको बता दिया कि जब ये मार्च का WIP कुछ बोल रहे हैं तो फेब का भी होगा, इसलिए भी वो है एक WIP। दूसरा, ओपनिंग मटेरियल, लेबर, वेजेस और फैक्ट्री ओवरहेड सारा खर्चा हो चुका है, फिर भी वो जॉब्स कंप्लीट नहीं हुए। वो कब कंप्लीट हो रहे हैं? ये दोनों कंप्लीट हो रहे हैं मार्च में, तो फेब में तो वो WIP है, इसीलिए उसको हम लोग ओपनिंग WIP कंसिडर कर रहे हैं। समझ में आ गया? ओके, चलो अब इससे ज्यादा तो नहीं एक्सप्लेन कर सकती मैं। चलो बोलो 9977 का स्टॉक बोलो, कितना प्राइस बोलो यहाँ पे? 4301270 ऑलरेडी हम लोग लिख के रखे हैं साइड में, वहां से देखकर बताओ। टोटल ये चारों जॉब्स का बनाएंगे हम पहले, 4 जॉब्स। अभी ओपनिंग में तो 2 ही है, 9977, टोटल कितना है उसका? 1700। नेक्स्ट, मटेरियल इश्यूड ड्यूरिंग मार्च, मटेरियल इशूड ड्यूरिंग मार्च। अब देखो यहां करेक्ट सेंटेंस यूज किया, क्वेश्चन में लिखा मटेरियल्स इशूड फेब 2017, देखो यहाँ पे लिख रहे हैं फेब्रुअरी, और नीचे जब आंसर सॉल्व कर रहे हैं तब लिख रहे हैं मटेरियल्स इशूड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च। ठीक है, अपन ने पहले ही करेक्शन कर दिया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, समझ में आता है मतलब अपने को। चलो लिखो यहाँ पे, जैसे गिवन है क्वेश्चन में वैसे पूरा लिखो, 99 77 66 55। बोलो अमाउंट्स, बोलो एक एक। 600, 450, एक सेकेंड ना, मैंने लेबर का लिख दिया अमाउंट्स, यहाँ पे मटेरियल का लिखो। 120, 280, 225, 300, आउटर में टोटल 925। फिर लिखो लेबर, डायरेक्ट लेबर, कितना है सारे जॉब का? 99 77 66 55। गिवन है ये भी, अमाउंट्स बोलो डायरेक्टली। 600, 450, 675, 225, टोटल 1950। नेक्स्ट, अब क्या ऐड करेंगे अपन? फैक्ट्री ओवरहेड्स। करो इसमें ऐड, फैक्ट्री ओवरहेड्स एट द रेट ऑफ 2.1 पर आवर। अब मुझे बताओ चारों जॉब्स के लिए अपने को टोटल घंटे कितने लग रहे हैं? 1000 घंटे, तो ऐसे लिख दूं मैं 1000 इंटू 2.1 पर आवर, तो 1000 इंटू 2.1 कितना हो जाएगा? 2100, जो कि उन्होंने डायरेक्टली इनकोड एक्सपेंस दिया है। अब बोलो फैक्ट्री कॉस्ट, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट सब ऐड करके, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने के बाद फैक्ट्री कॉस्ट ही मिलता है। बोलो कितना आएगा टोटल? 1700 प्लस 925 प्लस 1950 प्लस 2100, 6675। ये क्या हो गया? फैक्ट्री कॉस्ट टोटल चारों जॉब्स का मिला के। बट ये चारों में से 2 जॉब कंप्लीट हो चुके हैं, कंप्लीटेड जॉब्स का फैक्ट्री कॉस्ट बोलो कितना है? कंप्लीटेड जॉब्स का फैक्ट्री कॉस्ट 2420
1990 लिखो यहाँ पे। इसमें से हम लोग रिड्यूस करेंगे फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड जॉब्स। दो जॉब्स है 99 77 एंड 99, ऐसे लिखो। 77 का कितना है 2420, 99 का है 1990, टोटल 4410। तो बचे हुआ क्या है, देयरफॉर क्लोजिंग WIP फॉर मार्च 2017। तो अब ये क्लोजिंग WIP ऑफ मार्च 2017 है ना, ये बन जाएगा ओपनिंग WIP फॉर अप्रैल 2017। जैसे प्रीवियसली उन्होंने क्या देखे रखा, मैंने क्या बोला आपको, क्लोजिंग WIP फॉर फेब, तो वो क्या बन गया, ओपनिंग WIP फॉर मार्च। उसी तरीके से ये क्या हो गया, क्लोजिंग WIP जो मार्च का है वो बन जाएगा ओपनिंग फॉर अप्रैल। अपने को अप्रैल का सॉल्व करने बोला है क्या, नहीं, ये खाली इंफॉर्मेशन के तौर पर बता रही हूँ। ओके, बताओ कितना रहेगा क्लोजिंग WIP फॉर मार्च, रिड्यूस करके बताओ। अब ये अमाउंट आपको माइनस करनी है, बोलो। 2265। तीनों आंसर निकल गए क्या? और एक तरीका सॉल्व करने का इसका है जो कि बहुत सिंपल है। अब ये बुक में दोनों है तो दोनों देख लेते हैं। अपने पास है चार जॉब्स, 77, 99 और 55 एंड 66। ये दोनों जॉब तो कंप्लीट हो गए, दिस इज कंप्लीट। तो इसका लेन देन है क्या, कुछ नहीं, इसका लेन देन है, ये है WIP में। तो इसका मुझे सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा क्या। तो इसमें क्या क्या लगा है वो, तो डायरेक्ट मटेरियल लगा होगा, डायरेक्ट लेबर लगा होगा, फैक्ट्री ओवरहेड लगे होंगे। ये मैंने कैसे बोला, ये यहां से बोला। क्वेश्चन में आओ एक बार, यहाँ पे भी तीन चीजें क्या है, डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट वेजेस है, फैक्ट्री ओवरहेड है। ये तीनों चीजें इन दोनों में भी है क्या, ये देखो, ये डायरेक्ट मटेरियल ले लो, डायरेक्ट लेबर ले लो और फैक्ट्री ओवरहेड ले लो। करते हैं सॉल्व। ये घंटे लेना है आपको, 300 एंड 100। चलो लिखो। डायरेक्ट मटेरियल बोलो कितना यूज हुआ है, 55, 66, 225। सिर्फ थोड़ा सा मुझे क्वेश्चन से बताना, मैं ही देख लेती हूँ। मटेरियल बोलो कितना है, 300, 66 का है 225। डायरेक्ट लेबर बोलो 55 का है 225 और 66 का है 675। फैक्ट्री ओवरहेड कैसे यूज करेंगे हम लोग, 2.1 पर आवर लेना है, और आवर्स कहाँ से लेंगे, वो डायरेक्ट लेबर के आवर्स चुरा लो। 55 के कितने घंटे हैं, 100 है, 100 इंटू 2.1 कितना होगा, 210। और नेक्स्ट 66 के कितने घंटे, 300 घंटे, 300 इंटू 2.1 पर आवर कर दो, वो आ जाएगा 630। करो हिसाब, वेटिंग। टोटल बताओ सबका, 300 प्लस 225 प्लस 210, ये आ गया 735। नेक्स्ट 66 का बोलो, 225 प्लस 675 प्लस 630, ये आ जाएगा 1530। ये है दोनों का WIP। दोनों का अगर मिक्स करके पूछेंगे, ऐड करो, तो कितना आ गया आंसर, 2265 टोटल, दोनों मिला के टू जॉब्स का WIP 2265। यहां से भी इतना ही आया है और यहां से भी इतना ही आया है। आई होप सो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। प्रीवियस लेक्चर में बहुत दिक्कत गई थी ये क्वेश्चन समझने में, इस बार नहीं गई होगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि इसको मैं आराम से समझा दूं। आई होप ये क्लियर है। अब एक बार यहाँ के आंसर में आ जाओ इनके।
थोड़ा देखो किस तरीके से किया है। एक तो बच्चा यहाँ कंफ्यूज हो सकता है कि ये 2.1 ही क्यों लिया, तो उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए होता है जो कि दिया है मैंने। नेक्स्ट ये ओपनिंग WIP को ऐसे यूज यहाँ पे क्यों करना है, उसका रीजन एक। नेक्स्ट बिलिंग प्राइस ये जो निकाला है तो उसमें ये कैसे निकाला और प्रॉफिट कैसे निकाला, इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट ये देखो इन्होंने यहाँ पर तो दिया है बट कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि वो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला सिस्टम इन्होंने यहाँ पर बताया नहीं है, डायरेक्टली आंसर लिख दिए है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद में लोगों को यहाँ पे भी दिक्कत जा सकती है कि ये पूरा का पूरा सॉल्व ही कैसा किया है एंड व्हाई टू रिड्यूस दिस। आई होप सो अभी समझ में आया होगा कि ये टोटल कॉस्ट जो यहां तक आया है वो 4 जॉब्स का है। ये 2 जॉब्स कंप्लीट हो गए, इसको मैंने रिड्यूस कर दिया, तो जो बचा हुआ है वो है WIP ऑफ रिमेनिंग 2 जॉब्स दैट इज 55 एंड 66। क्लियर है क्या? जोर से बोलो जय माता दी, ऐसा नहीं बोलना है, ऐसे ही बोलते हैं यार, मैं बोलती हूँ जोर से बोलो तो बोलते जय माता दी। कोई बात नहीं, ऐसा भी बोले तो चलेगा, भगवान का ही नाम ले रहे हैं, लेना चाहिए। नहा धो के जब पढ़ाई को बैठते हो तो एक बार तो भी कोई भी जो गॉड में आप बिलीव करते हो तो स्टार्ट विद द नेम ऑफ दैट गॉड, ठीक है? ऐसा पॉजिटिव एनर्जी आती है उससे। एक बार बोल दो फिर, हर हर महादेव, आई बिलीव इन महादेवा। बोलेंगे क्या? रोज बोलेंगे मैम, हर हर महादेव। ठीक है, चलो बाय बाय गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।